हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पीसीएसजे के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, किराया नियंत्रण अधिनियम। और इसमें हम कुल 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह एमसीक्यूज के रूप में होगा और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि जो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम है और वह 2017 का संशोधन है, इस संशोधन के साथ साथ पूरी तरीके से उसको हम कवर करेंगे। तो आप इसके प्रत्येक जो प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक हल करेंगे, निश्चित रूप से आपको इसमें एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। और यह वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको 150 प्रश्नों को हम इसमें हल करेंगे। तो आप जो है इसको पूरा देखें और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001, इसको राष्ट्रपति की अनुमति कब जो है प्राप्त हुई है। तो इस अधिनियम को जो अनुमति है वह कब प्राप्त हुई है, तो इसके संदर्भ में जो तीसरा विकल्प है 25 फरवरी 2003 को यह अधिनियम को अनुमति प्रदान की गई और यह बनकर के पूरी तरीके से तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम का प्रसार प्रथमतः ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों में होगा। तो नगर पालिका है, तो नगर पालिका क्षेत्र में होगा। तो इसका प्रसार या यह इसका जो प्रवर्तन है यह कहाँ होगा, और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह इस अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें जो है आप देखेंगे 3 खंड बताया गया है। पहले खंड के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा। दूसरा है इसका जो प्रसार है या इसका जो विस्तार है वह कहाँ पर होगा। तो इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम इसका प्रसार कहाँ होगा। तो दूसरे खंड के अंतर्गत बताया गया है कि ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में जिनमें राज्य में के जिला मुख्यालय हैं और उसके बाद अन्य नगर पालिका क्षेत्र में इसका जो विस्तार है वह होगा। तो जिन क्षेत्र में जिला मुख्यालय है सबसे पहले वहां पर लागू होगा, उसके बाद ही जो है इसको अन्य स्थानों पर लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सुख सुविधाएं के अंतर्गत क्या आता है। धारा 2 को जो देखेंगे तो धारा 2 में जो है परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसकी पहली परिभाषाएं हैं सुख सुविधाएं। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे जल और विद्युत का प्रदाय आता है, आवागमन के रास्ते, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, सफाई, स्वच्छता सेवाएं, ये सभी चीजें जो है वह सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं, सुख सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। चूंकि किराया नियंत्रण है तो आप जानते हैं कि किराया नियंत्रण के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा जब अपना घर किराए पर दिया जाता है तो वहां पर जब किराए पर दे रहे हैं तो घर के साथ साथ और कौन सी सुख सुविधाएं जो है वो किराए पर दी जाती, किराए पर जो मकान है उसके साथ साथ वो प्रदान की जाती हैं, इन सब चीजों का यहाँ पर उल्लेख है। तो यहाँ पर सुख सुविधाओं के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं और इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 2 खंड ए के अंतर्गत परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, परिसर से क्या तात्पर्य है। तो परिसर से तात्पर्य क्या है, इसको देखेंगे तो इसकी भी परिभाषा धारा 2 के अंतर्गत ही मिलती है। तो ऐसी कोई भूमि जो कृषि उपयोग के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है, अर्थात कृषि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग के लिए कोई जो भूमि है वह इस अधिनियम के पर्पज से परिसर कहलाएगा। दूसरा है ऐसा कोई भवन है, भवन का कोई भाग है जो निवास के रूप में उपयोग किया जाता है, वह परिसर के रूप में उसको भी समझा जाएगा, परिसर की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तीसरा है कि कमर्शियल पर्पज या वाणिज्यिक उपयोग या अन्य प्रयोजन के लिए जो किराए पर दिया गया हो या किराए पर दिए जाने के लिए आश्रित हो, यह तीनों ही बातें जो है वह परिसर के अंतर्गत आएंगी आपके राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक से किस आयु का नागरिक अभिप्रेत है। तो वरिष्ठ नागरिक जो है किसको कहेंगे, तो इसकी जो परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि वरिष्ठ नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर लिया हो। तो सामान्य जगहों पर आप देखेंगे कि वरिष्ठ नागरिक किसे कहेंगे, तो जो 60 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने जो है 65 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए, तो कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है, हम इसको देखेंगे। तो किराया अधिकरण, तो किराया अधिकरण का जो बारे में प्रावधान है यह धारा 2(6) के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद आता है अपील किराया अधिकरण, तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है यह भी धारा 2 के अंतर्गत ही दिया गया है, तो 2(ख) के अंतर्गत दिया गया है। और किराया प्राधिकारी
इसके संदर्भ में प्रावधान कहाँ है, तो इसको देखेंगे तो किराया प्राधिकारी के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 2 क अर्थात FA के अंतर्गत दिया गया है। और किराएदार के संदर्भ में जो प्रावधान है इसको देखेंगे, यह धारा 2J में नहीं दिया गया है बल्कि धारा जो 2J के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 2 खंड J के अंतर्गत आपको वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा मिलती है, सीनियर सिटीजन की। अगला प्रश्न है, यह भी सुमेलित करने के लिए, तो वरिष्ठ नागरिक के बारे में जो प्रावधान है या इसकी परिभाषा है यह धारा 2J के अंतर्गत दी गई है और ऐसा व्यक्ति 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। परिसर की जो परिभाषा है, तो परिसर की परिभाषा 2J के अंतर्गत, तो च जो है इससे तात्पर्य F है, इसमें दी गई है। इसके बाद देखेंगे पट्टा, तो पट्टा शब्द की परिभाषा 2घ या D के अंतर्गत दी गई है। और भूस्वामी की परिभाषा यह 2A के अंतर्गत नहीं दी गई है बल्कि 2C के अंतर्गत दी गई है। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुनिए। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है या असत्य है? तो पहला है देखेंगे कि छत का ऊपरी भाग किसी किराएदार को किराए पर दिए गए परिसर का भाग होगा, यह कथन असत्य पूछा गया है हमसे, तो यही कथन जो है यह सत्य नहीं है अर्थात असत्य है कि छत का जो ऊपरी भाग है वह किराएदार को किराए पर दिए गए परिसर का भाग नहीं समझा जाता है। तो धारा 2F को देखेंगे, तो 2F या 2C जो परिसर को परिभाषित करता है, तो इसी के अंतर्गत यह जो है प्रावधान जोड़ दिया गया है कि जो किराएदारी का जो मकान है या स्थान है उसके अंतर्गत वहां का जो छत है वह नहीं आता है। इसके अलावा परिसर के भवन या भाग से अनुलग्न कोई उद्यान है, भूमि, गोदाम, गैरेज, उपगृह यह परिसर के अंतर्गत ही शामिल हैं। भवन या भाग में उपयोग के लिए भूस्वामी के द्वारा दिया गया कोई फर्नीचर है, यह भी उसी परिसर के अंतर्गत शामिल है। होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रय, सराय, बासा, छात्रावास या कोई कमरा या अन्य ये सब चीजें जो है यह वास सुविधा परिसर में जो है यह शामिल नहीं है। तो यहाँ पर असत्य कथन जो है पहला ही है। अगला प्रश्न है, किराएदार से क्या अभिप्रेत है? तो किराएदार से यहाँ पर देखेंगे कि क्या अभिप्रेत है, तो किराएदार की जो परिभाषा है 2I के अंतर्गत दी गई है, 2I। और हिंदी में अगर देखेंगे तो 2 खंड झ के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। तो किराएदार से क्या तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके लेखे या जिसकी ओर से किसी परिसर के लिए उसके भूस्वामी को किराया अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के न होने पर संदेह है। अर्थात किराएदार ऐसा व्यक्ति है जो कि जो मकान है उसका किराया जो है या परिसर के भूस्वामी को या भूस्वामी के द्वारा अभिव्यक्त रूप से किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है वह क्या होता है, किराएदार होता है। तो यह पहला विकल्प सही है। दूसरा है कि वह व्यक्ति जो अपनी किराएदारी की समाप्ति के बाद भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित बेदखली के किसी आदेश या डिक्री से अन्यथा वह अपना कब्जा बनाए रखता है, वह भी किराएदार ही समझा जाता है। तीसरा खंड है इसके अंतर्गत, किराएदार की मृत्यु के बाद उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र या पुत्री, माता पिता जो उसकी मृत्यु तक ऐसे परिसर में उसके कुटुंब के सदस्य के रूप में जो है साधारणतया निवास कर रहे थे, यह सभी व्यक्ति क्या होंगे, किराएदार समझे जाएंगे। और किराएदार की परिभाषा आपने देखा कहाँ दी गई है, धारा 2I के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, अधिकरण की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो अधिकरण या ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जो है 2I के अंतर्गत दी गई है। I नहीं है बल्कि J है, ये 2 खंड J के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। तो इसकी परिभाषा जो है देखेंगे कि अधिकरण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर अधिकरण से जो परिभाषा बताई गई है उस परिभाषा के अनुसार किराया अपील किराया अधिकरण या यथास्थिति जो किराया अधिकरण है उसे ही इस अधिनियम के अंतर्गत केवल अधिकरण के रूप में जो है उसका शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अध्याय 2 और अध्याय 3 में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित में से किसको लागू नहीं होगी? तो यहाँ पर देखेंगे कि अध्याय 2 और अध्याय 3 में निर्दिष्ट कोई बात किसको लागू नहीं होगी। तो
पहला ये है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या उनके द्वारा अगर कोई किराए पर मकान लिया गया है या दिया गया है तो उनके ऊपर यहाँ पर अध्याय 2 और अध्याय 3 का जो प्रावधान है वह लागू नहीं होगा। इसके संदर्भ में प्रावधान जो है आपको धारा 3 के अंतर्गत मिलता है। दूसरा है कि कंपनी अधिनियम की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के मामले में अगर कोई परिसर जो है लिया जाता है किराए पर तो उस पर भी इसके अध्याय 2 और 3 का कोई प्रभाव नहीं होगा। तीसरा है किसी केंद्रीय अधिनियम या राजस्थान अधिनियम के द्वारा गठित किसी भी निगमित निकाय के या उसके द्वारा किराए पर दिए गए किन्हीं परिसरों को भी यहाँ पर अध्याय 2 और अध्याय 3 के जो प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे। तो इसका तात्पर्य है कि इन सभी पर भी इसके प्रावधान नहीं लागू होंगे। प्रावधान कहाँ दिया गया है तो धारा 3 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। अगला प्रश्न है किराए का तय किए रूप में होना किस धारा में प्रावधानित है, अर्थात किस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो किराया है वह जिस प्रकार से उसको तय किया गया है किराएदार और मकान मालिक के बीच में उसी के अनुरूप होगा। तो यह प्रावधान जो है धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रत्येक किराएदार जिस मास का किराया संदेह है उसके अगले माह के किस दिन तक किराया संदेह कर देगा। मान लीजिए वह जनवरी में रहना शुरू किया है तो जनवरी का किराया वह अधिकतम 15 फरवरी तक उसको दे देगा। तो यह प्रावधान कहाँ दिया गया है तो यह प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 5 का जो पहला खंड है उसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगले मास के 15वें दिन तक वह जो किराया है वह संदत्त कर देगा। अगला प्रश्न है कि कोई किराएदार निम्नलिखित में से किस रीति से किराए का संदाय कर सकेगा। अब देखिए कोई किराया है उसको किराएदार के द्वारा कैसे दिया जाएगा, कैसे प्रदान किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत रूप से, नगद, चेक द्वारा, बैंक ड्राफ्ट द्वारा, इन माध्यमों से उसको दिया जा सकता है। उसके अलावा उसके बैंक खाते में डाल दिया जा सकता है। अगर भूस्वामी के द्वारा उतना बैंक खाता किराएदार को बताया गया है तो बैंक खाते के माध्यम से भी किराया भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ पोस्ट से भी अर्थात डाक के माध्यम से भी इसको भेजा जा सकता है। तो इन सभी तरीकों से यह जो किराया है वह दिया जा सकता है और धारा 5 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सत्य कथन चुनिए। तो सत्य कथन इसमें कौन सा है तो प्रत्येक किराएदार जिस मास का किराया संदेह है उसके अगले मास के 15वें दिन तक किराया संदत्त कर देगा। यह बात बिल्कुल सही है, धारा 5 के पहले खंड के अंतर्गत इसको बताया गया है। दूसरा है कि प्रत्येक किराएदार संदत्त रकम की भूस्वामी से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित रसीद अभिप्राप्त करने का हकदार होगा। तो यह बात भी सही है, अगर वह किराया देता है तो किराया उसने ले लिया, प्राप्त किया, इस बात की वह रसीद जो भूस्वामी है रसीद भी देगा और रसीद पाने का किराएदार हकदार है। तीसरा है कि भूस्वामी किराएदार को उसी नगर पालिका क्षेत्र में का अपना बैंक अकाउंट संख्या और बैंक का नाम किराए के करार में या रसीदी रजिस्ट्री डाक के द्वारा उसे प्रेषित नोटिस के माध्यम से बताएगा। तो यह यहाँ पर सभी जो कथन है वह सत्य है। अगला प्रश्न है भूस्वामी की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो भूस्वामी की परिभाषा आपने देखा यह दी गई है धारा 2C के अंतर्गत या 2 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो किराएदार के द्वारा किराए के संदाय के संदर्भ में प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है असत्य कथन चुनिए। तो प्रत्येक किराएदार प्रत्येक माह का किराया कभी भी मास के भीतर दे सकता है। तो यही कथन सही नहीं है, क्योंकि कभी भी नहीं दे सकता बल्कि वह अगले मास की अधिकतम 15 तारीख तक ही उसको प्रदान कर देगा, उसके बाद नहीं। दूसरा है कि किराए का संदाय किराएदार नगद कर सकेगा। तो यह कर सकेगा, यह बात तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि किराएदार भूस्वामी को या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को भी किराए का संदाय कर सकता है। तो यह बात भी सही है, जो चाहे वह भूस्वामी को करे या भूस्वामी के द्वारा अगर कोई व्यक्ति प्राधिकृत किया गया है तो उसको भी किराए का संदाय किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमसे असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो पहला जो कथन है यही सही नहीं है, अर्थात यह असत्य है। अगला प्रश्न है विद्यमान किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो किराए का रिवीजन इसके संदर्भ में प्रावधान है आपको 2 धाराओं के अंतर्गत मिलता है, धारा 6 से लेकर के धारा 7 के अंतर्गत। और अध्याय की बात करें तो यही है अध्याय 2, जो कि आपने धारा 3 के अंतर्गत पढ़ा था कि अध्याय 2 और अध्याय 3 जो है वह कुछ मामलों में नहीं लागू होंगे। जैसे कि अगर परिसर मान लीजिए केंद्र सरकार ने किराए पर लिया है या किसी सरकारी कंपनी ने किराए पर लिया है
या राज्य का जो है देवस्थान विभाग के द्वारा किराए पर लिया गया है, तो वहां पर जो है अध्याय 2 के प्रावधान नहीं लागू होंगे। तो अध्याय 2 के अंतर्गत किसके बारे में प्रावधान किया गया है? तो किराए के रिवीजन के बारे में, पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। और प्रश्न हमारा आते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यमान किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? यह दिया गया है धारा 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि जहां परिसर 1 जनवरी 1950 के पूर्व किराए पर दिए गए हों, वहां किराया कितने % की दर से बढ़ाया जा सकता है? तो किराया जो है जब भी बढ़ाया जाएगा, चाहे वह 1 जनवरी 1950 के पहले किराए पर दिया गया हो या उसके बाद दिया गया हो, हमेशा किराया जो है अधिकतम 5% प्रतिवर्ष की दर से ही बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। अगला प्रश्न है, नई किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 6 के अंतर्गत जो विद्यमान किराएदारी है, अर्थात वर्तमान में किराएदारी चल रही है, उसके संबंध में किराए का रिवीजन होता है धारा 6 के तहत। और जो नई किराएदारी है उसके संबंध में किराएदार का जो किराएदारी का या किराए का पुनरीक्षण होता है, वो होता है धारा 7 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत से अधिक किराए की बढ़ोतरी का कोई भी करार शून्य होगा? तो अगर कोई भी करार ऐसा किया जाता है जो कि 5% से अधिक की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी की जानी है, अर्थात जो किराएदार और मकान मालिक हैं वह यह करार करते हैं कि इस साल का जो किराया है, मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो अगली साल इसको बढ़ा करके हम 11,000 कर देंगे, यह करार होता है। तो ऐसा अगर करार होता है तो वह करार शून्य होगा, क्योंकि वह 5% से अधिक की बढ़ोतरी की जा रही है। तो यही बात बताई गई है धारा 7 के अंतर्गत। 7 का जो दूसरा खंड पढ़ेंगे तो इसी में है 5 वर्ष प्रतिवर्ष से अधिक किराए की बढ़ोतरी का कोई भी करार उस सीमा तक शून्य होगा। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो पहला विकल्प है, किसी प्रतिकूल करार के अभाव में इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किराए पर दिए गए परिसरों का किराया 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया जा सकता है। यह बात सही है। दूसरा है कि किराए की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के बाद किराए में समाविष्ट कर दी जाएगी, यह भी कथन सही है। तीसरा है कि किराया किराएदारी रहने तक आगे उसी दर से और बढ़ाए जाने का और उसी रीति में समाविष्ट किए जाने का दायी होगा। तो यहाँ पर सभी जो बातें हैं वह सत्य हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो पहला देखेंगे कि नई किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। तो नई किराएदारी के संदर्भ में किराए का पुनरीक्षण, इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 5 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि इसके बारे में प्रावधान धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर यही पहला जो है यही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे धारा 5 के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि इसमें दिया गया है किराएदार के द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण। तो यहाँ पर तीसरा है, ये सही है। पट्टा के बारे में प्रावधान जो है या इसकी परिभाषा कह सकते हैं, यह कहाँ बताई गई है? तो धारा 2 घ के अंतर्गत पट्टा की परिभाषा दी गई है। और विद्यमान किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण धारा 6 के अंतर्गत बताया गया है। यहाँ पर बी सी डी ये तीनों सुमेलित हैं, लेकिन पहला ही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। अर्थात यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है या सत्य है। तो पहला है कि विकल्प की पुनरीक्षित किराया अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात भूस्वामी और किराएदार के बीच तय हुई तारीख से संदेह होगा। तो यह कथन बिल्कुल सही है। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह मिलता है आपको धारा 6 के अंतर्गत। धारा 6 का जो खंड 4 है, इसी में दिया गया है कि पुनरीक्षित किराया जो है वह अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात भूस्वामी और किराएदार के बीच जो तय हुई तारीख है उसी पर देय होगा। दूसरा है कि पर निर्धारित किराया इस अधिनियम के प्रारंभ के वर्ष से प्रत्येक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात 5 वर्ष प्रति वर्ष की दर से पुनः बढ़ाए जाने और संदर्भित किए जाने का जो दायी है वह किराएदार होगा। तीसरा है कि किराए में बढ़ोतरी की रकम किराए में समाविष्ट की जाएगी। यह सभी कथन सही हैं। और किराए में समाविष्ट कब की जाएगी? तो इसको ध्यान रखिए 10 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर जो सभी कथन है वह सत्य हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो कि असत्य है? तो पहला विकल्प है 5% प्रति वर्ष से अधिक की किराया की बढ़ोतरी का कोई भी करार उस सीमा तक अशून्य होगा। तो अशून्य नहीं होगा, बल्कि यह शून्य होगा। यही पहला ही विकल्प जो है असत्य है। इसके अलावा पर निर्धारित की गई किराए की रकम अधिनियम के प्रारंभ होने के
वर्ष तक 5% की दरों से बढ़ाया जाएगा। किराए में बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के पश्चात उसमें समाविष्ट कर दी जाएगी। तो दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन पहला विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सीमित कालावधि की किराएदारी का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें बताया गया है कि कोई भूस्वामी परिसर को निवासी प्रयोजन के लिए 3 वर्ष से अनधिक, अर्थात 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ऐसी सीमित कालावधि के लिए उसको किराए पर दे सकता है। अगला प्रश्न है कि कोई भूस्वामी परिसरों को निवासी प्रयोजनों के लिए कितने वर्ष से अनधिक की सीमित कालावधि के लिए उसको किराए पर दे सकता है? आपने धारा 8 को देखा और धारा 8 के अंतर्गत जो यह टाइम बताया गया है वह 3 वर्ष है, 3 वर्ष से अधिक नहीं। अगला प्रश्न है, सीमित कालावधि की किराएदारी की अनुज्ञा के लिए तथा कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र देने के लिए किराया अधिकरण के समक्ष एक संयुक्त अर्जी कौन प्रस्तुत कर सकेंगे? तो सीमित कालावधि के लिए यहाँ पर जब कोई किराएदारी का प्रारंभ किया जाना है और उस किराएदारी के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, तो प्रमाण पत्र पाने के लिए यहाँ पर जो किराएदार है और भूस्वामी है, यह दोनों ही ये क्या करेंगे कि एक संयुक्त जो है प्रमाण पत्र पाने के लिए किराया अधिकरण के समक्ष आवेदन करते हैं। तो किसके समक्ष करेंगे? किराया अधिकरण के समक्ष आवेदन करेंगे। कौन कौन? तो भूस्वामी और जो प्रस्तावित किराएदार हैं, यह दोनों ही इस बात के लिए आवेदन करेंगे कि हम आप प्रमाण पत्र दीजिए ताकि हम अपना जो मकान है वह इनको किराए पर दे सकें। अगला प्रश्न है कि सीमित कालावधि के किराएदारी के परिसरों के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र में उल्लिखित कालावधि के अवसान पर निष्पादनीय प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? तो यहाँ पर कौन जारी करेगा? तो किराया अधिकरण ये जो है प्रमाण पत्र जारी करेंगे और यही जो कब्जा देने के लिए भी या किराएदारी के प्रारंभ के लिए भी जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं वह भी किराया अधिकरण ही जारी करता है। अगला प्रश्न है, सीमित कालावधि की किराएदारी पर दिए जाने की अनुज्ञा कितनी बार दी जाएगी? तो कितनी बार जो है ये इसको दी जाएगी? तो 3 बार, अधिकतम इससे ज्यादा नहीं। तो सीमित कालावधि की जो किराएदारी है आप जानते हैं कि एक बार में अधिकतम 3 वर्ष के लिए दी जाती है और इसको 3 बार तक के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो यह जो प्रावधान है धारा 8 के अंतर्गत ही दिया गया है, 8 का जो तीसरा खंड है इसी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण के समक्ष निष्पादन की अर्जी प्रमाण पत्र के निष्पादनीय होने की तारीख से कितने माह के भीतर दाखिल नहीं किए जाने पर कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र व्यपगत हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है धारा 8 खंड 3 का परंतु देखेंगे तो इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि इस धारा में जारी कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र व्यपगत हो जाएगा, अर्थात वह निरर्थक हो जाएगा अगर अधिकरण के समक्ष उसके निष्पादन के लिए अर्जी ऐसे प्रमाण पत्र के निष्पादनी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर दाखिल नहीं की जाती है, तो वह अपने आप ही वह क्या होगा? व्यपगत हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किराएदारों के बेदखली के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो किराएदारों की बेदखली के संदर्भ में प्रावधान जो है यह धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। अब यहाँ पर यह धारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बेदखली जो है किस आधार पर होगी, कितने महीने से पहले सूचना दिया जाएगा, अधिकतम कितने समय न्यूनतम कितने समय के पहले जो है किसी किराएदार को बेदखल नहीं किया जा सकता है, कौन कौन से ग्राउंड है जिन पर किराएदार को बेदखल किया जाता है। तो धारा 9 के अंतर्गत काफी लंबा प्रावधान है, तो आगे हम प्रश्नों के माध्यम से इसको कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, किराएदार कितने माह का किराया न देने पर बेदखल किया जा सकता है? तो आप देखें धारा 9 को, धारा 9 के अंतर्गत किराएदारों की बेदखली के बारे में प्रावधान किया गया है। तो किराएदार को कब बेदखल किया जा सकता है? तो अगर पहली खंड तो यही है कि अगर उसने लगातार 4 महीने तक का किराया उसका बकाया है, तो किराया न देने पर, तो अगर वह 4 महीने तक का किराया नहीं दिया है तब इस आधार पर उसको किराएदारी से बेदखल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किराया निवेदित किया हुआ तभी माना जाएगा? तो कब जो है कोई किराया निवेदित किया हुआ या दे दिया गया समझा जाएगा? तो यह तब निवेदित समझा जाएगा जबकि वह भूस्वामी को समुचित रूप से संबोधित करते हुए धनादेश के जरिए विप्रेषित कर दिया गया है या उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या जैसे भी उसको भेज दिया गया है। दूसरा है, किराया प्राधिकारी को अगर वह जमा कर दिया गया है तब भी ये समझ लिया जाएगा कि किराया क्या किया गया, दे दिया गया है। और व्यक्तिगत संदाय करके भी उसको दिया जा सकता है। तो ये इन सभी आधारों में अगर किराया दिया गया है तो समझा जाएगा किराएदार ने मकान मालिक को जो किराया है वह दे दिया है।
अगला प्रश्न है, किराएदार नोटिस की तामील के कितने समय के भीतर किराया की रकम का संदाय नहीं किए जाने पर बेदखल किया जा सकता है। तो एक किराएदार है और उसको किराया उसने नहीं दिया है 4 महीने से, उसको इस बात की नोटिस दी गई और नोटिस पाने की तारीख से 30 दिन के भीतर भी अगर उसने किराया नहीं दिया तो भी उसको क्या होगा, बेदखल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किराएदार की बेदखली के लिए कोई अर्जी तब तक फाइल नहीं की जाएगी, तो कब तक जो है कोई किराएदारी की बेदखली के लिए कोई भी अर्जी फाइल नहीं की जा सकती है। तो पहला है कि जब तक कि भूस्वामी ने किराए की बकाया की मांग हेतु किराएदारों को रसीदा रजिस्ट्री डाक के द्वारा नोटिस न दे दिया हो, अर्थात पंजीकृत डाक के द्वारा उसको नोटिस दे दिया कि आपका जो किराया है वो बकाया है, उसको आप जमा कर दीजिए, और उसके बावजूद वह जमा नहीं करता है और नोटिस की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर किराया की बकाया का संदाय नहीं किया गया। एक तो आपने नोटिस भेज दिया और नोटिस की तामील भी हो गई और तामील होने की तारीख से 30 दिन के भीतर तक किराया संदाय नहीं किया गया, तब ऐसी स्थिति में इस आधार पर कि उसने किराया नहीं दिया है, तो इस आधार पर उसको बेदखल करने के लिए अर्जी जो है वह दाखिल की जा सकती है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर बेदखली का आदेश दिया जा सकता है। तो पहला है कि किराएदार ने परिसर को जानबूझ करके सारवान नुकसान पहुंचाया है या कारित करने के लिए अनुज्ञात किया है। दूसरा है, यह सही है, तो इस आधार पर बेदखली का आदेश दिया जा सकता है। दूसरा है कि किराएदार ने भूस्वामी को लिखित अनुमति के बिना ऐसा कोई निर्माण करा दिया है जिससे परिसर में सारवान रूप से परिवर्तन हो गया है या उसका मूल्य कम होने की संभावना है, तब भी उसको यहाँ पर बेदखल किया जा सकता है। तीसरा है कि किराएदार ने ऐसा कोई न्यूसेंस पैदा किया है जो उस प्रयोजनों के लिए असंगत है जिसके लिए उसको परिसर किराए पर दिया गया था। मान लीजिए उसको रहने के लिए दिया गया था घर, कोई रूम, और उस रूम में वह ले जाकर के चक्की बैठा देता है गेहूं पीसने वाली, और वहां पर उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा आवाज आती है, न्यूसेंस पैदा होता है, तो इस आधार पर भी वह उसको बेदखल करा सकता है। ये सभी जो आधार हैं किराएदार को बेदखल करने के आधार हैं। अगला प्रश्न है, किराएदारों की बेदखली के संबंध में कौन सा आधार जो है सही है या सत्य है। तो कौन सा आधार सत्य है, तो पहला है कि किराएदार ने अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त उपयुक्त परिसर बना लिया है। मान लीजिए वह जयपुर में एक कमरा लिया किराए पर या मकान लेता है किराए पर, और कुछ समय बाद वह जयपुर में ही एक अपना खुद का घर खरीद लेता है, मकान बना लेता है, तो इस आधार पर उस किराएदार को अब बेदखल किया जा सकता है मकान मालिक के द्वारा। तो सही है। दूसरा है कि परिसर भूस्वामी के उपयोग या अधिभोग के लिए उपयुक्त रूप से और सद्भाविक रूप से अपेक्षित है, अर्थात जो मकान मालिक हैं अब उनको ही अपने घर का, अपने उस कमरे का आवश्यकता है, तो भी इस आधार पर वह बेदखली करा सकते हैं। और तीसरा है कि परिसर जो है वह मानव निवास के लिए असुरक्षित हो गया है, इतना अधिक जर्जर हो गया है कि अब उसमें कोई मानव अगर रहता है तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। तो इन आधारों पर भी जो मकान मालिक है उसको बेदखल करा सकता है। अगला प्रश्न है कि जहां परिसर की बेदखली भूस्वामी के या उसके कुटुंब के उपयोग या उपभोग के लिए चाही गई है, वहां परिसर को कितनी कालावधि के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देने से प्रतिसिद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि एक भूस्वामी है, वह कह रहा है किराएदार से कि आप हमारा जो घर है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको अपना जो मकान है, हमारे परिवार अब बढ़ गया है और अपने परिवार के उपयोग के लिए ही हमको यह इस कमरे की आवश्यकता है, इसलिए आप इस आधार पर हमारा जो घर है उसको छोड़ दीजिए, किराएदारी छोड़ दीजिए। तो अगर उसने इस प्रकार से बेदखल करा दिया और उसके कुटुंब के उपयोग उपभोग के लिए चाही गई है, वहां परिसर को कितनी कालावधि के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देने से प्रसिद्ध। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि जो मकान मालिक है वह किराएदार से कहता है कि हमारा मकान छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको अपने परिवार के लिए आवश्यकता है। इस आधार पर उसने आवश्यकता के आधार पर खाली करा लिया है। जब इस प्रकार से वह खाली करा लेता है, तो इस आधार पर जब खाली कराता है तो उसके 3 साल के भीतर वह किसी भी व्यक्ति को उस मकान को, उस कमरे को किराए पर नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न है, कुछ मामलों में तुरंत कब्जा पुनः प्राप्त करने का भूस्वामी का अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस आधार पर बेदखली कराई जाएगी। अब बेदखली करा दी गई है, अब लेकिन कुछ मामलों में तुरंत कब्जा पुनः प्राप्त करने, अर्थात तत्काल कब्जा प्राप्त करने की बात की जा रही है।
तो तत्काल वह जो मकान मालिक है वह कब्जा प्राप्त कर सकता है धारा 10 के तहत। तो वह कौन कौन सी कंडीशन है, क्योंकि आपने धारा 9 के अंतर्गत देखा कि जब वह बेदखली कराएगा तो बेदखली के अंतर्गत फिर वह नोटिस देगा, वहां पर कई शर्तें हैं उनको पूरा होना आवश्यक है। लेकिन मान लीजिए कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां की हमको अपने कमरे की, अपने घर की तुरंत आवश्यकता है, तो वहां पर हम कैसे बेदखली कराएंगे, तो यह धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है। आगे देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से इसे। तो संघ के किसी सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल का सदस्य अपनी सेवोन्मुक्ति निर्मुक्ति की तारीख से कितने वर्ष पूर्व या पश्चात अर्जी फाइल किए जाने पर तुरंत कब्जे की प्राप्ति का हकदार होगा। तो यहाँ पर देखिए तुरंत कौन कौन से व्यक्ति हैं जो परिसर को कब्जे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई केंद्रीय या राज्य सरकार का कर्मचारी है और वह रिटायर हो गया है, वरिष्ठ नागरिक हो गया है, या सशस्त्र बल का कोई सदस्य है जो कि रिटायर हो गया है या निर्मुक्त हो गया है, तो वहां पर वह जो है अपने घर को कब्जे तत्काल जो है कब्जा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि संघ का कोई सशस्त्र बल है और या अर्धसैनिक बल का कोई सदस्य है अपनी सेवानिवृत्ति अथवा रिटायरमेंट निर्मुक्ति की तारीख से कितने वर्ष पूर्व या पश्चात अर्जी फाइल किए जाने पर तुरंत कब्जे की प्राप्ति का हकदार होगा, तो 1 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वरिष्ठ नागरिक परिसर को किराए पर देने की तारीख से कितने वर्ष के अवसान पर बेदखली के लिए अर्जी फाइल कर सकेगा। तो यह जो है 3 वर्ष, अर्थात वरिष्ठ नागरिक है, परिसर को किराए पर जिस तारीख को दिया है उसकी तारीख से 3 साल के भीतर या 3 साल बीत जाने पर बेदखली के लिए उसको अर्जी फाइल कर सकता है। अगला प्रश्न है कोई भूस्वामी किराया अधिकरण से किन आधारों पर तुरंत कब्जा प्राप्त करने का हकदार होगा। तो कोई भूस्वामी है वह किस आधार पर जो है अधिकरण से तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है उसे। पहला है कि सशस्त्र बल के या अर्धसैनिक बल के सदस्य भूस्वामी के नियोजन के दरमियान मृत्यु पर या उसका कोई आश्रित विधिक प्रतिनिधि किराया अधिकरण में कब्जा की अर्जी फाइल करने पर। इसका क्या तात्पर्य है कि सेना का कोई सदस्य है या अर्धसेना का कोई सदस्य है और वह जो है भूस्वामी है और वह नौकरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद उसके जो आश्रित हैं, आश्रित विधिक प्रतिनिधि जो हैं, वह किराया अधिकरण के समक्ष इस प्रकार की अर्जी दाखिल कर सकते हैं कि हमारे पिताजी की इस प्रकार से मृत्यु हो गई है और अब हम लोग को तत्काल अपने घर की आवश्यकता है। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर घर को तुरंत खाली कराया जा सकता है। दूसरा है कि भूस्वामी भूतल पर अपने परिसर को किराए पर देने के पश्चात किसी समय ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त हो गया है जिसके कारण वह सीढ़ियों का प्रयोग करने में असमर्थ हो गया है। मान लीजिए 2 मंजिला 3 मंजिला कोई मकान है और उस मकान में जो मकान मालिक है वह ऊपर रहते हैं और किराएदार नीचे रहता है, और मकान मालिक जो है उसको इस प्रकार से पैर में चोट आ जाती है, पैर टूट जाता है या गंभीर बीमार हो जाता है कि वह सीढ़ी का प्रयोग करके अब छत पर नहीं जा सकता है और नीचे का मकान अब उसको रहने के लिए आवश्यकता है, तो वह तत्काल उसको खाली कराने के लिए इस आधार पर जो है आवेदन कर सकता है। और तीसरा है इसमें कि भूस्वामी वरिष्ठ नागरिक हो गया है तथा परिसर को किराए पर देने की तारीख से 3 वर्ष का बीत गया है और इसके बाद जो है उसने अर्जी फाइल किया है, तो इन सभी आधारों पर क्या करेगा कि जो भूस्वामी है वह किराया अधिकरण से यह आदेश पारित कराता है या उसको आवेदन करता है कि आप हमारे घर को तुरंत खाली करने का आदेश प्रदान करें जिससे हमें कब्जा मिल सके। अगला प्रश्न है यदि किराएदार भूस्वामी के अधिभोग में के किसी ऊपरी मंजिल के परिसर के बदले में भूतल का परिसर खाली करने के लिए तैयार हो जाता है, तो किराया अधिकरण भूस्वामी के पक्ष में केवल इस शर्त पर तुरंत कब्जे का आदेश किस शर्त पर पारित करेगा, तो किस शर्त पर पारित करेगा। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई मकान है वह 2 मंजिला है और ऊपर का मंजिला खाली है, नीचे जो है जो किराएदार रहता है, मकान मालिक कहते हैं कि साहब हमको तुरंत हमारे अपने घर की आवश्यकता है और इसको खाली करने का आदेश दिया जाए, और जो किराएदार है वह कहता है कि इनका ऊपर का जो मंजिला है वह खाली है और हमको ऊपर वाले मंजिले में शिफ्ट होने का अवसर दीजिए और हम नीचे का जो रूम है उसको खाली कर देंगे। तो यहाँ पर जो है विकल्प देखेंगे कि भूस्वामी ऊपरी मंजिल के अधिभोग में के परिसर का आनुपातिक रूप से बराबर भाग किराएदार को ऐसे निर्बंधनों व नोटिस पर जो किराया अधिकरण के द्वारा नियत किया जाए उसको उपलब्ध कराएगा। तो यह जो कथन है यह बिल्कुल सही है और यही जो है धारा 10 खंड 3 के अंतर्गत यह ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है
तुरंत कब्जा प्राप्त करने का हकदार भूस्वामी कितने वर्ष के कालावधि के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को उस परिसर को किराए पर देने से प्रतिसिद्ध होगा। अर्थात एक व्यक्ति है, वह कब्जे को तुरंत चाहता है कि हमारा घर तुरंत खाली करा दिया जाए, और उसने तुरंत खाली करा भी लिया। अब जब उसने तुरंत खाली कराया है तो उस खाली कराने की तारीख से 3 साल तक वह उसको क्या करेगा, फिर से किराएदारी पर नहीं उठाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो पहला है कि भूस्वामी से निवासी परिसर का स्वामी अभिप्रेत है। तो यह बात सही है, और इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 10 खंड 4 के अंतर्गत जो स्पष्टीकरण दिया गया है, इसी में दिया गया है। धारा 10 खंड 4 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत कि भूस्वामी से निवासी परिसर का भूस्वामी अभिप्रेत है। दूसरा है कि परिसर या उसका भाग किराएदार से भिन्न किसी व्यक्ति के अनन्य कब्जे में है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि किराएदार ने संपूर्ण परिसर या उसके भाग को उप किराए पर दे दिया है। तो यह बात भी सही है। और धारा 9 के खंड अंगा का स्पष्टीकरण देखेंगे तो इसी के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर यह सिद्ध हो जाता है कि संपूर्ण परिसर या उसका भाग किराएदार से भिन्न किसी व्यक्ति के अनन्य कब्जे में है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि किराएदार ने संपूर्ण परिसर या उसके भाग को उप किराए पर दे दिया है। तो एक परिसर जो है या एक कमरा है, मकान है, उसको किराएदार को दिया गया किराए पर, और उसने किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में उसको दे दिया, तो यह समझा जाएगा कि उसने उप किराए पर दे दिया है। तीसरा है कि कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र व्यपगत हो जाएगा, अर्थात वह समाप्त हो जाएगा उसका प्रभाव, यदि अधिकरण के समक्ष उसके निष्पादन के लिए अर्जी ऐसे प्रमाण पत्र के निष्पादनी होने की तारीख से 6 माह के भीतर दाखिल नहीं की जाती है। तो यह कथन भी सही है। यहाँ पर जो सभी बातें हैं वो सही सत्य हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुनिए। तो पहला विकल्प इसमें है कि भूस्वामी किराएदार को उसी नगर पालिका क्षेत्र में का अपना बैंक खाता संख्या और बैंक का नाम किराए में के करार या पंजीकृत डाक के द्वारा उसे प्रेषित नोटिस के माध्यम से बताएगा। तो जब किराएदार और भूस्वामी के बीच में किराएदारी शुरू होती है, तो जो भूस्वामी है, मकान मालिक है, वह उस अपने किराएदार को उस अपना बैंक खाता और बैंक का नाम बताएगा। लेकिन बैंक कौन सी होनी चाहिए, जो कि उसी नगर पालिका क्षेत्र में है होनी चाहिए जहां पर की मकान स्थित है। अब ऐसा अकाउंट नंबर चाहे वह डायरेक्ट बता दे या उसको पंजीकृत डाक के द्वारा भेज करके बता दे, यह बात सही है। दूसरा है कि किराए पर दिए गए परिसर में सुख सुविधाओं के लिए देय प्रभार सम्मिलित होंगे। तो जो सुख सुविधाएं अलग से दी जाएंगी, जैसे मकान तो दिया ही गया, उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एसी अलग से उसे दे रहा है, बेड दे रहा है, तो वह उसी में नहीं शामिल होगा, बल्कि उसके लिए अलग से जो है प्रभार देने होंगे, अलग से उसका किराया देना होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है यही सही नहीं है, गलत है। तीसरा है, किराया परिसर के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उतना ही होगा जितना भूस्वामी और किराएदार के बीच में आपस में जो किराया है वह तय किया जाता है। तो यहाँ पर सभी ये भी सही है। अगला प्रश्न है, जहां भूस्वामी ने एक से अधिक परिसर किराए पर दे रखे हो, वहां पर कौन सा कथन सही है। अगर भूस्वामी ने एक से अधिक परिसर किराए पर दे रखे हों, तो वहां पर अर्जी भूस्वामी के द्वारा चुने जाने वाले किराए पर दिए गए परिसर के संबंध में ही चलने योग्य होगी। तो यह बात सही है। दूसरा है कि अर्जी तब ही चलने योग्य होगी जबकि अर्जीदार उसी नगर पालिका क्षेत्र में के अपने स्वयं के परिसर में निवास कर रहा हो। तो यह बात सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो है सही है, जबकि दूसरा विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें पहला विकल्प है कि पुनरीक्षित किराया भूस्वामी और किराएदार के बीच तय हुई तारीख से संदेह होगा, यह बात सही है, धारा 6 के अंतर्गत प्रावधान है। दूसरा है कि किराया अधिकरण में कोई अर्जी फाइल की गई है, वहां अर्जी फाइल किए जाने की तारीख पुनरीक्षित किराया संदेह होगा, यह भी बात सही है। तीसरा है कि किराया अधिकरण सीमित कालावधि की किराएदारी वाली परिसर की कब्जा की जो अनुमति है वह 3 बार से अधिक नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो सभी कथन है वह सही है। तो अगला प्रश्न है इसमें कि सुमेलित करने के लिए, तो यहाँ पर सुमेलित करने के लिए है कि अध्याय
3 के अंतर्गत क्या है? तो अध्याय 3 के अंतर्गत किराएदारी के बारे में प्रावधान है, यह सुमेलित है। और अध्याय 1 के अंतर्गत प्रारंभिक के बारे में जैसे परिभाषाएं आदि हैं, इसके बारे में दिया गया है। अध्याय 2 के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर किराए के पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो किराए का पुनरीक्षण या रिवीजन जो होता है वो कैसे किया जाएगा, तो अध्याय 2 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से देखेंगे अध्याय 4 के अंतर्गत, तो यहाँ पर अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे को प्रत्यावर्तन अर्थात उसको फिर से वापस जो है दिलाने के संदर्भ में जो प्रक्रिया है वह दी गई है। तो यहाँ पर जो चारों विकल्प हैं यह सभी के सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, अवैध रूप से बेकब्जाकृत किराएदार के कब्जे के प्रत्यावर्तन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? इसका अर्थ यह है कि कोई किराएदार है उसको अवैध रूप से कब्जा कर दिया गया है, बेकब्जा किया गया है, अर्थात उसको बेदखल किया गया है, तो उसको फिर से जो है किस प्रकार से कब्जा दिलाया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ पर किया बताया गया है कि इस प्रकार से बेदखल किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसको कब्जा जो है वापस दिलाने के लिए वह क्या करेगा कि किराया अधिकरण के समक्ष याचिका देगा, अर्जी फाइल करेगा। तो यह प्रावधान कहाँ है, तो धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अवैध रूप से बेकब्जाकृत किराएदार बेकब्जा किए जाने की जानकारी की तारीख से कितने दिन के भीतर कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी फाइल कर सकेगा? तो जैसा कि आपने देखा धारा 11 के अंतर्गत यह 30 दिन है, 30 दिन के अंदर उसको जो है किराया अधिकरण को यह अपनी अर्जी दाखिल करेगा। अगला प्रश्न है, कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए दावा करने वाला किराएदार किसके समक्ष अर्जी फाइल करेगा? तो वही बात आपने देखा कि यह जो है किसके समक्ष अपनी अर्जी फाइल करेगा, तो किराया अधिकरण के समक्ष करेगा और बेदखल किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर करेगा। प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण के द्वारा अर्जी का निपटारा भूस्वामी पर नोटिस की तामील से कितने समय के भीतर किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो क्रम है वह क्रम जो है आपको समझना होगा। धारा 11 के अंतर्गत जो है इस प्रकार से जब बेकब्जा किया जाता है तो बेकब्जा किए जाने की तारीख से आप देख रहे हैं 30 दिन के भीतर वह अर्जी दाखिल करेगा कि उसको उसका कब्जा फिर से दिलाया जाए। तो जब इस प्रकार से वह अर्जी दाखिल कर दिया है तो अर्जी का जो निपटारा है वह जो भूस्वामी है उस पर नोटिस की तामील किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर यहाँ पर उसको मामले को निपटा दिया जाएगा। 90 दिन के भीतर प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 12 के अंतर्गत जो तीसरा खंड है इसी के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह दिया गया है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको देखना है हमें। तो पहला है कि किराया अधिकरण संक्षिप्त जांच करने के पश्चात अर्जी का निपटारा करेगा। तो अभी हम धारा 12 को ही देख रहे हैं कि जब उसको बेदखल किया गया है अवैध रूप से तो उसके फिर से जो कब्जा प्राप्त करने के लिए जो अर्जी दाखिल करता है उस अर्जी का जो निपटारा है वह संक्षिप्त जांच करने के बाद ही किराया अधिकरण के द्वारा किया जाएगा। और निपटारा कितने दिन के भीतर होगा, तो 90 दिन के भीतर। अधिकरण किराएदार को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे हुई कठिनाइयों और असुविधा के लिए पर्याप्त प्रतिकर भी दे सकता है, क्योंकि आपने बिना किसी कारण के अवैध रूप से उसको बेदखल कर दिया गया है और उसके कारण उसको बहुत सारी असुविधा हुई है, कठिनाइयां हुई है। अब इस कठिनाई के कारण जो भी उसको नुकसान हुआ है उसके संदर्भ में प्रतिकर देने की बात कर रहा है धारा 12 का खंड 4। और अधिकरण जो है वो क्या करेगा, तुरंत कब्जा उसको वापस दिया जाए इस बात के लिए प्रमाण पत्र भी जारी कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है वो सही हैं और धारा 12 के संबंध में यह जो प्रश्न है वो पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण का गठन के संबंध में जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है? तो किराया अधिकरण के गठन के संदर्भ में जो प्रावधान देखेंगे आप, तो अध्याय अगर पूछा जाए कभी तो अध्याय कौन सा है, तो यह अध्याय 5 है और धारा जो है यह 13 है। तो धारा 13 के अंतर्गत जो है यह प्रावधान किया गया है, किराया अधिकरण का गठन। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? अब यहाँ से आपको दो बातों को ध्यान रखना होगा, उसको हम आगे भी देखेंगे। एक तो हो गया किराया अधिकरण का गठन और दूसरा हो जाता है आगे कि जो अपील अधिकरण है तो उसके संदर्भ में भी आगे अपील किराया अधिकरण, तो जो कि धारा 19 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो इन दोनों को ही देखेंगे, थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है और काफी चीजें समान है, तो उसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो है हम आगे जब उसको देखेंगे तो उन दोनों में जो समानताएं हैं और अंतर है उनको भी हल करेंगे।
तो किराया अधिग्रहण का जो पीठासीन अधिकारी है यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो धारा 3 के अंतर्गत देखेंगे, धारा 13 के अंतर्गत जो तीसरा खंड है इसमें यह बताया गया है कि किराया अधिकरण में उच्च न्यायालय के द्वारा जो पीठासीन अधिकारी है उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, हाई कोर्ट के द्वारा की जा रही है। प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 13 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा। तो कब कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर किराया अधिकरण का जो पीठासीन अधिकारी होने के लिए योग्य होगा, पात्र होगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है उसको देखेंगे हम 13 के खंड 4 के अंतर्गत। धारा 13 खंड 4 यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जबकि वह राजस्थान न्यायिक सेवा का सदस्य है और सिविल जज सीनियर डिवीजन से अनिम्न रैंक का है। तो अर्थात वह राजस्थान न्यायिक सेवा का सदस्य है, अर्थात सिविल जज है वहां का, और सीनियर डिवीजन अर्थात जूनियर डिवीजन का जो जज है उसको जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो सीनियर डिवीजन रैंक का अधिकारी जो कि न्यायिक अधिकारी है उसी हुई, जिसे आप व्यवहारिक भाषा में सिविल जज सीनियर डिवीजन कह सकते हैं, इसी व्यक्ति को या इसी रैंक के व्यक्ति को यहाँ पर अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अब चूंकि जुडिशियल ऑफिसर को नियुक्त किया जा रहा है इसलिए जुडिशियल ऑफिसर की जो नियुक्ति होती है हमेशा किसके द्वारा होती है, हाई कोर्ट के द्वारा होती है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी एक किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दूसरे किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। अब देखिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगर इसको एक सामान्य व्यवहारिक भाषा में देखेंगे तो इसकी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो हाई कोर्ट के द्वारा जब नियुक्ति की जाती है तो वही हाई कोर्ट उसको एक किराया अधिकरण के जो पीठासीन अधिकारी हो उसको दूसरे किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का कार्यों का निर्वहन करने के लिए अतिरिक्त प्रभार भी दे सकता है। प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 13 के खंड 5 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है इसको हम देखेंगे। तो पहला है कि राज्य सरकार ऐसी संख्या में और ऐसे स्थानों पर किराया अधिकरणों का राजपत्र में अधिसूचना करके गठन करेगी। तो आप देख रहे हैं कि किराया अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो किराया अधिकरण का गठन जो है यह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और इसमें पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा यह है कि 2 या 2 से अधिक किराया अधिकरण गठित किए जाने की दशा में राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा उनके बीच कार्य के वितरण को संबंध में नियम बना सकती है, यह भी सही है। तीसरा है कि किराया अधिकरण में उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला केवल एक व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होगा। तो यह बात भी बिल्कुल सही है, इसको लेकर के यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति वहां पर नियुक्त किया जाएगा उसे ही पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा और उसकी नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर जो सभी कथन है यह सभी के सभी सही है। अगला प्रश्न है, किराए के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो किराए के पुनरीक्षण के बारे में जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 14 के अंतर्गत। धारा 14 में किराए के पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसी प्रकार से आप पुनरीक्षण का एक और प्रावधान देखते हैं कि विद्यमान किराएदारी के संबंध में अगर पुनरीक्षण पूछा जाता है या नई किराएदारी के संबंध में किराए का पुनरीक्षण पूछा जाता है तो वहां पर जो है आपका धारा 6 और धारा 7 लागू होगी। लेकिन अगर सामान्य से पूछा जा रहा है कि किराए का पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है, जो धारा 6 और 7 में जो पुनरीक्षण किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया कहाँ बताई गई है, तो प्रक्रिया की बात अगर की जाए तो वह बताई गई है धारा 14 के अंतर्गत। और ऐसी जो है पुनरीक्षण के लिए जो आवेदन कौन कर सकता है, तो निश्चित रूप से जो भूस्वामी है या मकान मालिक है वही कहेगा, किराया अधिग्रहण से आवेदन करेगा कि साहब हमारे किराए का पुनरीक्षण किया जाए ताकि किराए का जो है थोड़ा और बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है, भूस्वामी किराया अधिग्रहण के समक्ष किस धारा के अधीन किराए के पुनरीक्षण की याचना कर सकता है। तो आप देख रहे हैं धारा 6 या धारा 7 के अधीन। तो धारा 6 या धारा 7 के अधीन जो पुनरीक्षण के बारे में जो प्रावधान किया गया है उसी के लिए याचिका की जाती है, उसी की प्रक्रिया बताई गई है धारा 14 के अंतर्गत।
तो यहाँ पर इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आपको यह कोरिलेट होना चाहिए ताकि किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो पाए। अगला प्रश्न है अर्जी का निपटारा किराएदार को नोटिस की तामील किए जाने की तारीख से कितने दिन के भीतर किया जाएगा। तो अगर इस प्रकार से जब किराए के पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जा रहा है तो यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं है। अगर इस प्रकार से प्रश्न ये है बनता है यहाँ कि अगर किराए के पुनरीक्षण के लिए कोई अर्जी दाखिल की गई है तो उस अर्जी का निपटारा जो किराए के पुनरीक्षण की अर्जी है उसका निपटारा कितने दिन के भीतर किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में आपको धारा 14 के खंड 5 के अंतर्गत प्रावधान मिलेगा और यहाँ पर यह बताया गया है कि अर्जी का निपटारा किराएदार को नोटिस की तामील की तारीख से 150 दिन के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा। तो यह जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह धारा 14 के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है किराएदार की बेदखली के लिए प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो किराएदार की बेदखली के बारे में प्रक्रिया जो है यह धारा 15 के अंतर्गत बताई गई है कि किस प्रकार से किसी किराएदार को बेदखल किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी अगर उसको बेदखल किया जाता है तो। अगला प्रश्न है अर्जी का निपटारा किराएदार को नोटिस की तामील की तारीख से कितने दिन के भीतर किया जाएगा। तो एक तरीके से अगर यह प्रश्न देखेंगे तो यह भी थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि इसको जो है धारा 15 के संदर्भ में पूछा गया है कि किराएदार की बेदखली के लिए अगर कोई अर्जी दाखिल की गई है तो उस अर्जी का जो निपटारा है वह कितने दिन के भीतर किया जाएगा। तो धारा 15 खंड 5 के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर यह दिया गया है कि ऐसी अर्जी का जो निपटारा है यह 240 दिन के भीतर किया जाएगा। 240 दिन के भीतर पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है जहां किराया अधिग्रहण कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करता है वहां वह प्रमाण पत्र विनिश्चय की तारीख से कितने मास की कालावधि के में जो है निष्पादनीय नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया किराया अधिकरण द्वारा कि कब्जे की पुनः प्राप्ति हो सके किसी किराएदार को, वहां प्रमाण पत्र वह विनिश्चय की तारीख से कितने मास की कालावधि में निष्पादनीय नहीं होगा, अर्थात उसके बाद ही उसको निष्पादित किया जा सकता है। तो इसके बारे में 15 के खंड 8 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार से जब प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो वह विनिश्चय की तारीख से 3 मास की कालावधि तक निष्पादनीय नहीं होगा और उसके बाद ही उसको निष्पादित कराया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक किराएदार है और उस किराएदार को बेदखल करने के लिए यहाँ पर आवेदन किया गया, तो बेदखल करने के लिए आवेदन किया गया और बेदखली का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया अधिकरण के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में उसको तुरंत बेदखल नहीं कर दिया जाएगा बल्कि उसको 3 महीने का कम से कम समय दिया जाएगा ताकि वह अन्य जगहों पर अपना मकान वगैरह देख सके। तो यहाँ पर 3 महीने तक जो है उसका निष्पादन नहीं होगा, 3 महीने के बाद ही उसको खाली कराया जाएगा। अगला प्रश्न है जहां किराया परिसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए दिया गया हो वहां किराया अधिकरण के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र विनिश्चय की तारीख से कितने मास के कालावधि तक निष्पादन नहीं होगा। तो अगर सामान्य निवास के लिए है तो 3 महीने तक उसको निष्पादित नहीं कराया जाएगा, अर्थात 3 महीने का मोहलत दिया जाएगा, समय दिया जाएगा कि आप इतने भीतर आप अपना दूसरा मकान खोज लीजिए। लेकिन अगर कॉमर्शियल पर्पज से कोई जगह जो है किराए पर दी गई है और उसको बेदखल करने के लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है तो वहां पर उसको 6 महीने तक का समय दिया जाएगा। अगला प्रश्न है तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया का जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है। तो यह प्रावधान जो है धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है सही कथन चुनिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है इसको देखना है। तो पहला इसमें कथन है कि तुरंत कब्जा चाहने वाला भूस्वामी या कोई भी व्यक्ति किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी फाइल करेगा। तो यह बात बिल्कुल सही है और यह धारा 16 के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है कि तुरंत कब्जा चाहने वाला जो भूस्वामी है या कोई व्यक्ति किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी फाइल करेगा कि हमको हमारे मकान की तुरंत आवश्यकता है और इसको खाली करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाए। दूसरा है कि अर्जी के साथ शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज होंगे जिसका वह सहारा लेना चाहता है, यह भी बात सही है। तीसरा है कि जहां किराया अधिकरण अर्जी का विनिश्चय भूस्वामी के पक्ष में करता है वहां किराएदार से कब्जे को पुनः प्राप्ति के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो यहाँ पर धारा 16 को देखेंगे तो इसके अनुसार सभी जो विकल्प है वह सही है। अगला प्रश्न है असत्य कथन चुनिए। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है या असत्य है। तो पहला है कि नोटिस की तामील अधिकरण या सिविल न्यायालय के आदेशिका तामीलकर्ता के द्वारा साथ ही पंजीकृत डाक के द्वारा की जाएगी।
तो यह कथन बिल्कुल सही है और यह धारा 16 के संदर्भ में जो तुरंत कब्जे की बेदखली की बात की जा रही है, उसी के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा है कि परिसर के वाणिज्यिक उपयोग के लिए किराए पर दिए जाने के मामले में यहाँ पर 6 महीने का उसको समय दिया जाएगा कि 6 महीने के बाद ही वह उसको बेदखल करे। 6 महीने के पहले नहीं, क्योंकि समय दिया जाएगा कि अन्य जगहों पर वो अपना मकान ढूंढ सके। तीसरा है इसमें राज्य सरकार किसी एक किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दूसरे अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। तो यही जो है विकल्प सही नहीं है, क्योंकि एक किराया अधिकरण का जो पीठासीन अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति आप देखे हैं हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है और उसे हाई कोर्ट के द्वारा ही एक अधिकरण से दूसरे अधिकरण के समक्ष में जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। और भूस्वामी से निवासी परिसर का भूस्वामी अभिप्रेत है। तो ये सारी बातें सही हैं, लेकिन तीसरा जो है यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्जी का निपटारा किराएदार को नोटिस की तामील की तारीख से कितने दिन के भीतर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी जो प्रश्न है यह जो है आपका धारा 16 के संदर्भ में पूछा जा रहा है और 16 के अंतर्गत क्या है कि तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति के बारे में प्रावधान। तो कब्जा जो है तुरंत उसको किराएदार से मकान मालिक को मिल सके, तो इसके लिए अगर वो जब आवेदन करता है तो आवेदन की तारीख से 150 दिन के भीतर इस प्रकार की अर्जी का जो निपटारा है वह किया जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 10 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट भूस्वामी के प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग का है तो किराया अधिकरण अर्जी का निपटारा किराएदार को नोटिस की तारीख से कितने दिन के भीतर करेगा। तो यहाँ पर भी धारा 16 के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। धारा 16 का खंड 5 जो है यह प्रावधान करता है कि इस प्रकार से अगर कोई अर्जी है तो उसकी जो निपटारा है 120 दिन के भीतर किया जाएगा। और धारा 10 की उपधारा 1 या उपधारा 3 को देखेंगे तो इसमें क्या प्रावधान है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो धारा 10 के अंतर्गत क्या है कि कुछ मामलों में कब्जा तुरंत वापस दिलाया जाता है। तो वह कौन सी कंडीशन है, तो अगर ऐसी कंडीशन तब आती है तो उपधारा 1 के अंतर्गत है कि कोई भूस्वामी या किराया अधिकरण में इस निमित्त अर्जी फाइल किए जाने पर वह जो है फिर से तुरंत कब्जा वापस ले, क्योंकि वह अर्धसैनिक बल का सदस्य है और रिटायर हो गया है, केंद्रीय सरकार का कर्मचारी था और रिटायर हो गया है, वरिष्ठ नागरिक हो गया है। इस प्रकार की जो कंडीशन है वहां पर उपस्थित है, या अगर वह जो भूस्वामी है वह फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर पर रहता है और वर्तमान में वह इस प्रकार से निःशक्त हो गया है कि अब सीढ़ी चढ़ करके ऊपर नहीं जा सकता है, तो जो निचला वाला ग्राउंड फ्लोर है उसको खाली कराने के लिए इस प्रकार से जब आवेदन करता है तो ऐसी अर्जी का जो निपटारा है वह 120 दिन के भीतर किया जाएगा। प्रावधान कहाँ है, तो धारा 16 खंड 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, धारा 16 खंड 5 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र विनिश्चय की तारीख से कितने मास तक निष्पादनीय नहीं होगा। तो धारा 16 खंड 5 के अंतर्गत अगर कोई भी प्रमाण पत्र जारी किया गया कि कोई मकान बेदखल किया जाए और खाली किया जाए तो उसको 3 महीने का समय दिया जाएगा। तो आप अमूमन देख रहे हैं कि कोई भी जगह जब खाली कराई जा रही है तो वहां पर 3 महीने का समय जरूर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां अंतिम आदेश भागतः एक पक्षकार को और भागतः दूसरे पक्षकार को हो, वहां अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील कौन कर सकेगा। तो जब भागतः एक पक्षकार को और भागतः दूसरे पक्षकार को कोई आदेश दिया जाता है तो उस आदेश से अपील जो है यह दोनों पक्षकार कर सकते हैं। प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 17 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान दिया गया है। और इस प्रकार की जो अपील है वह 2 महीने के बाद की जाएगी, लेकिन 6 महीने के पहले। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण की अधिकारिता, इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो किराया अधिकरण की अधिकारिता क्या होगी, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भूस्वामी और किराएदार के बीच के विवादों और उनसे संबंध या आनुषंगिक विषयों के संबंध में फाइल की गई अर्जियों को सुनने, विनिश्चय के सुनने की अधिकारिता केवल किराया अधिकरण को होगी। सिविल न्यायालय को कोई भी अधिकारिता नहीं होगी। यह प्रावधान जो है आपको कहाँ दिया गया है, तो ऐसा जो प्रावधान है दिया गया है धारा 18 के अंतर्गत, और 18 में ही जो खंड 1 है उसी के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। तो सामान्य सी बात है कि किराएदारी के संदर्भ में जो भी विवाद उत्पन्न होता है उसके लिए इस अलग से कानून को बनाया गया है और इसके लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो
उस विवाद का निपटारा उन्हीं अधिकारियों के तहत द्वारा की जाएगी। इसके लिए सिविल न्यायालय के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिविल न्यायालय के ऊपर कोई भी अतिरिक्त बोझ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि केवल जो अधिकरण के अधिकारी होंगे वही इसको सुनेंगे, सिविल न्यायालय नहीं। अगला प्रश्न है, जहां अर्जी केवल असंगत किराए या किराया की बकाई की वसूली के लिए फाइल की जाती है, वहां ऐसी अर्जी पर किस धारा में प्रगणित समय अनुसूची और प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी? तो यह जो है धारा 14 के अंतर्गत जो समय सूची बताई गई है और उसी समय सूची के अनुसार उसको निपटाया जाएगा। तो धारा 14 के अंतर्गत आप देखेंगे कि किस प्रकार से दिया गया है कि किराए के पुनरीक्षण के लिए जब प्रक्रिया अब से चलाई जाती है तो वहां पर उसका जो निपटारा है, सुनवाई है, वह कितने दिन के भीतर की जाएगी, वह सब बताया गया है। तो यह जो प्रश्न है वह किस धारा से संबंधित है? तो यह धारा 18 से संबंधित है। 18 के अंतर्गत प्रावधान है किराया अधिकरण की अधिकारिता, और उस अधिकारिता का प्रयोग करते हुए वह अर्जियों को कितने समय के भीतर निपटाएगा, तो जो समय धारा 14 के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न है, जहां अर्जी कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए ऐसे परिसर और किराएदारियों के संबंध में है जिसमें इस अधिनियम के अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, फाइल की जाती है, वहां ऐसी अर्जी पर किस धारा में प्रगणित समय अनुसूची प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी? तो यहाँ पर जो है धारा 15 के अंतर्गत जो समय सीमा बताई गई है, उस समय सीमा के अंतर्गत जो है उसको कार्य किया जाएगा, मामले को निपटाया जाएगा। यह प्रावधान भी धारा 18 के अंतर्गत ही दिया गया है तीसरे खंड में। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है या सत्य है, तो इसको देखना है। तो पहला है कि अर्जी ऐसे किराया अधिकरण के समक्ष संस्थित की जाएगी जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह परिसर स्थित है। यह बात बिल्कुल सही है, और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 18 के अंतर्गत खंड 4 में कि जो अर्जी है वह किराया अधिकरण के समक्ष संस्थित की जाएगी और जिस किराया अधिकरण के अधिकारिता के भीतर वह परिसर स्थित है जिसके बारे में विवाद पैदा हुआ है। इसके बाद दूसरा आता है, यहाँ पर यह है कि अंतिम आदेश से वह आदेश अभिप्रेत है जिसके द्वारा किराया अधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा किया गया है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है, और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। 19 के अंतर्गत जो खंड 13 है उसी के साथ एक स्पष्टीकरण लगा हुआ है, और उसको पढ़ेंगे तो इसके अनुसार यह कथन भी सही है। फिर आता है तीसरा खंड। तो तीसरा खंड जो है यह कहता है कि अपील किराया अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील या पुनरीक्षण नहीं हो सकता है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है, और इसके बारे में जो प्रावधान है वह भी धारा 18 के खंड 11 के उपखंड ग के अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ बताया गया है कि अपील किराया अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके आदेश के विरुद्ध न तो कोई अपील होगी और न ही कोई पुनरीक्षण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए सभी जो कथन है वह सत्य हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है कि अपीली किराया अधिकरण, अपीलें और उनकी परिसीमा, इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। अब धारा 19 से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और उसको हम देखेंगे आगे के प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, अपील किराया अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अपील किराया अधिकरण का जो गठन है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो जैसा कि आपने किराया अधिकरण का गठन देखा था, तो उसका गठन जो है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो अपील किराया अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, और धारा 19 के अंतर्गत खंड 1 में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, जहां किसी क्षेत्र के 2 या अधिक अपील किराया अधिकरण गठित किए जाएं, वहां उनके बीच कार्य के वितरण को कौन विनियमित करेगा? तो यहाँ पर विनियमित करने के लिए जो प्रावधान है वह धारा 19 खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है, और यह बताया गया है कि जहां किसी क्षेत्र के 2 या अधिक अपीली किराया अधिकरण गठित किए जाएं, वहां उनके बीच कार्य के वितरण को विनियमित करने के बारे में जो प्रावधान है वह राज्य सरकार को है, अर्थात राज्य सरकार के द्वारा उसका विनियमन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किराया अधिकरण की बात अगर की जाए तो किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति यह की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, और अपील किराया अधिकरण की बात की जाए
तो उसके भी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति भी हाई कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर आपसे चाहे केवल किराया अधिकरण पूछा जाए या अपील किराया अधिकरण, तो दोनों के पीठासीन अधिकारियों की जो नियुक्ति है वह हाई कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्ति होने का पात्र तभी होगा, कब ऐसा व्यक्ति नियुक्त होने के लिए पात्र होगा या योग्य होगा, तो इसके संदर्भ में आप धारा 19 का खंड 4 देखेंगे। तो 19 खंड 4 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त तभी होने के लिए योग्य होगा या पात्र होगा जबकि वह डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का रैंक का सदस्य हो और इस रूप में वह 3 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, अर्थात जिला जज के रूप में कार्य करने का उसके पास 3 साल का अनुभव हो, तभी वह क्या करेगा कि अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने का पात्र होगा। और अपील के अलावा जो किराया अधिकरण है उसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता थी, तो सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जो है वह सीनियर डिवीजन अगर है तो वह योग्य होगा। अगला प्रश्न है सत्य कथन चुनिए, तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको देखना है। तो पहला है कि उच्च न्यायालय किसी अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दूसरे अधिकरण का पीठासीन अधिकारी के लिए उसको नियुक्त कर सकता है, ये बात भी सही है। किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी एक व्यक्ति होगा, यह भी सही है। और यह व्यक्ति कैसा होगा इसको पूरा नहीं दिया गया है, यह व्यक्ति जो है डीजे रैंक का होगा, अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का न्यायाधीश होगा और 3 साल का उसको अनुभव होगा। इसके बाद आता है तीसरा विकल्प कि राज्य सरकार ऐसी संख्या में और ऐसे स्थानों पर अपील किराया अधिकरण को राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उसका गठन कर सकेंगी जो आवश्यक है। तो गठन की अगर बात आए तो एक शब्द पकड़ लीजिए और दूसरा शब्द राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर सभी के जो कथन है वह सत्य है। अगला प्रश्न है किराया अधिकरण के द्वारा प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और इसकी कोई अपील जो है अंतिम आदेश की तारीख से कितने कालावधि के भीतर अंतिम आदेश की प्रति के साथ फाइल की जाएगी। तो यहाँ पर किराया अधिकरण के द्वारा पारित प्रत्येक अंतिम आदेश की अपील अंतिम आदेश की तारीख से कितने समय के भीतर फाइल की जाएगी। तो यह जो है धारा 19 को देखेंगे तो 19 के खंड 6 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान मिलेगा। तो 19 का खंड 6 जो है यह क्या प्रावधान करता है कि किराया अधिकरण के द्वारा पारित प्रत्येक अंतिम आदेश की अपील ऐसे अपील किराया अधिकरण को हो सकती है तो वह 60 दिन के भीतर हो सकती है। अगला प्रश्न है अपील किराया अधिकरण के द्वारा अपील का निपटारा प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील की तारीख से कितने दिन के भीतर किया जाएगा। तो यहाँ पर अपील तो कर दी गई और अपील का अब जब निपटारा करने की बात आती है तो वहां पर धारा 19 का खंड 8 लागू होगा और धारा 19 के खंड 8 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस प्रकार की अर्जी का निपटारा जो है वह अपील दाखिल किए जाने की तारीख से अपील दाखिल नहीं बल्कि जो विरोधी पक्षकार है उस पर अपील की नोटिस तामील किए जाने की तारीख से 180 दिन के भीतर उस अपील का निपटारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य कथन चुनिए, तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको हमें देखना है क्योंकि यह जो सारे कथन है यह धारा 19 से ही संबंधित है अलग अलग खंडों से उसके। तो पहला विकल्प है कि अपील किराया अधिकरण किसी न्याय संगत और समुचित विनिश्चय पर पहुंचने के लिए अपील में कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर अतिरिक्त शपथ पत्र या दस्तावेज उसको आप मांग सकता है अनुज्ञात कर सकता है, यह बात सही है और 19 के खंड 9 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। दूसरा है कि अपील किराया अधिकरण स्वविवेक से अपील के लंबन के दौरान अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकता है, यह भी सही है। और तीसरा है कि अपील का विनिश्चय करते समय अपील किराया अधिकरण कारण को अभिलिखित करेगा कि क्यों हम इस प्रकार का जो निष्कर्ष है उस पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर सभी बातें वह सही हैं। अगला प्रश्न है अपील किराया अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो किराया अधिकरण के द्वारा पारित आदेश को पुष्ट परिवर्तित अपास्त या उलट या उपांतरित कर सकेगा। तो अपील किराया अधिकरण जो है वह किराया अधिकरण के द्वारा अगर कोई भी आदेश पारित किया गया है उसको अपील में क्या करेगा वह परिवर्तित कर सकता है, उसको पुष्टि कर सकता है, उलट सकता है, उपांतरित कर सकता है, यह बात सही है। दूसरा है कि न्याय हित में आवश्यक होने पर निर्देश के साथ मामला किराया अधिकरण को प्रतिप्रेषित या वापस भेज सकता है, यह भी सही है। तीसरा है कि अपील किराया अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके विरुद्ध कोई भी अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा। यहाँ पर सभी जो कथन है वह सत्य हैं। अगला प्रश्न है अर्जी या अपील के लंबित रहने के दौरान किराया और
उसके बकाया के संदाय का आदेश देने की अधिकरण की शक्ति के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 19 क के अंतर्गत दिया गया है या 19 ए के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है आदेशों के निष्पादन का प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो यह धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है। और आदेश का निष्पादन कैसे होगा, तो वहां वही कुर्की, गिरफ्तारी, वेतन भत्ते की कुर्की या परिसर का कब्जा लेकर के इस तरीके से जो है आदेश का निष्पादन कराया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किराया अधिकरण के आदेशों का निष्पादन किस रीत से कराया जा सकता है। तो कुर्की या विक्रय, तो संपत्ति कौन सी होगी, चाहे चल हो या अचल संपत्ति है। पक्ष का जो विरोधी पक्षकार है उसकी गिरफ्तारी या निरोध करके, प्रार्थी की परिसर की कब्जे का जो है प्रदान करके। यहाँ पर ये सभी रीतियां अपनाई जा सकती हैं आदेश का निष्पादन करने के लिए। अगला प्रश्न है यदि किराएदार कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से 3 माह के भीतर निवासी प्रयोजन के लिए दिए गए परिसर को खाली नहीं करता है तो किराए में कितने गुने की दर से अंतःकालीन लाभों का संदाय करने के लिए दायी होगा। तो यहाँ पर अगर उसको आदेश दिया गया कि आप निवासी पर्पज से अगर यूज कर रहे हैं और उसको जो है खाली कर दें और खाली नहीं करता है, तो यहाँ पर उसको पूछा जा रहा है कि किराए का कितने गुना उसके ऊपर जुर्माना एक तरीके से अधिरोपित किया जा सकता है। तो 2 गुना जितना किराया है उसका प्रति मास के हिसाब से 2 गुना जो है उसको प्रतिकर के लिए उसके ऊपर आदेश दिया जा सकता है, अंतःकालीन लाभ जिसे कहते हैं। और धारा 20 का खंड 3 जो है इसके संदर्भ में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है किराया अधिकरण अधिनियम के अधीन निष्पादन के आवेदन का निपटारा पक्षकार को नोटिस की तामील किए जाने की तारीख से कितने दिन के भीतर करेगा। तो यहाँ पर जो है कितने दिन के भीतर करेगा, तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है आपको धारा 20 के खंड 4 के अंतर्गत मिलता है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार का जो आवेदन है उसका निपटारा 45 दिन के भीतर किया जाएगा, 45 दिन के भीतर किया जाएगा। अगला प्रश्न है किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है। तो किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की जो प्रक्रिया है या उसकी शक्तियों के बारे में प्रावधान जो है धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है सत्य कथन चुनिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है इसको हमें देखना है। तो पहला देखेंगे कि किराया अधिकरण तथा अपील किराया अधिकरण के समक्ष प्रत्येक मामले में साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जाएगा, यह बात सही है। और इसके आगे है कि किराया अधिकरण या अपील किराया अधिकरण को प्रतीत हो कि परीक्षा या प्रति परीक्षा के लिए साक्षी को न्याय हित में बुलाया जाना आवश्यक है तो वह उसको हाजिर होने के लिए आदेश दे सकता है, यह बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि धारा 21 के अंतर्गत इस सब के बारे में प्रावधान किया गया है। तीसरा है कि किराया अधिकरण के समक्ष अर्जीदार के द्वारा फाइल किए गए दस्तावेज उसके द्वारा प्रदर्श 1 या प्रदर्श 2 और इसी प्रकार से लाल स्याही से आगे स्पष्ट रूप से चिन्हित किए जाएंगे, यह बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर सभी कथन सही है। अब इसमें अर्जीदार एक होता है, अगर अर्जीदार के द्वारा कोई दस्तावेज फाइल किया गया है तो उसको प्रदर्श 1 और 2 के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन अगर प्रत्यर्थी या जो विरोधी पक्षकार है उसके द्वारा कोई दस्तावेज फाइल किया जाता है तो वहां पर जो है प्रदर्श A1 और A2 के माध्यम से उसको दर्शित किया जाएगा। इस बात को थोड़ा सा बारीक अंतर है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति किराया अधिकरण या अपील किराया अधिकरण में निहित होती है। तो अपील किराया अधिकरण या किराया अधिकरण के अंतर्गत कौन सी शक्ति निहित होती है, तो इसको आप देखेंगे धारा 21 के अंतर्गत है, इसके बारे में प्रावधान खंड 3 के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए यह दस्तावेजों को प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकते हैं, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना, यह सभी प्रकार के जो कार्य है वह जो किराया अधिकरण है या अपील किराया अधिकरण है यह दोनों के द्वारा किया जा सकता है, दोनों शक्तियां उसको प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है किराया अधिकरण लिखित आवेदन के और कारण लेखबद्ध किए बिना यह प्रदान नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या नहीं प्रदान करेगा इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो किराया अधिकरण
लिखित आवेदन के द्वारा ही जो है स्थगन प्रदान करेगा। यहाँ पर कार्यवाहियों को स्थगित किए जाने की आवश्यकता है, उसको रोक दिए जाने की आवश्यकता है, तो वह तभी इसको प्रदान करेगा, ऐसी कार्यवाही स्थगित कर सकेगा, जबकि लिखित रूप में उसको जो है आवेदन दिया जाए। और लिखित रूप में आवेदन के साथ साथ जो किराया अधिग्रहण है उसका कारण भी लेखबद्ध करेगा कि क्यों उस मामले को, उस कार्यवाही को जो है स्थगित करना आवश्यक है। तो यह जो है स्थगन के संदर्भ में प्रावधान बातचीत की जा रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अपील किराया अधिकरण या किराया अधिकरण के समक्ष की गई कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की किस धारा के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी? तो किस धारा के प्रयोजनों के लिए उसको न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा? तो यहाँ पर 193, 228, 196 इन सभी प्रयोजनों के लिए आईपीसी की बात हो रही है, इसके अंतर्गत इसे न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा। अब अगर बीएनएस की बात की जाए, भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए, तो धारा 193 जो है, अब वर्तमान में इसको देखेंगे तो धारा 229 हो गया है। धारा 228 जो है यह 267 हो गई है, और धारा 196 अब जो है 233 हो गई है। तो अगर आपसे भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो आप इस रूप में लिखेंगे, इन तीन धाराओं को याद रखेंगे, 229, 267 और 233 को। और अगर आईपीसी के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है तो 193, 196, 228 इस रूप में आपको याद रखना है। तो यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित करने के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सुमेलित करने के संदर्भ में अगर आप धारा 20 को देखेंगे तो आदेशों के निष्पादन के बारे में प्रावधान किया गया है, तो यह जो है पूरी तरीके से सुमेलित है। दूसरा है धारा 19, तो धारा 19 के अंतर्गत अपील किराया अधिकरण, अपीलें तथा उनकी परिसीमा, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह किया गया है, तो यह भी सुमेलित है। इसके बाद आता है धारा 22, तो धारा 22 के अंतर्गत हम देखेंगे क्या प्रावधान किया गया है। तो किराया अधिकरण तथा अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्ति, तो प्रक्रिया और शक्ति इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 22 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि धारा 21 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 22 के अंतर्गत जो है आपको मिलेगा नमूना प्रारूप के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा धारा 18 को देखेंगे तो धारा 18 के अंतर्गत किराया अधिकरण की अधिकारिता के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर नहीं सुमेलित है, तो तीसरा वाला जो विकल्प है सी, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किराया अधिकारी की प्रक्रिया और शक्ति का जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो किराया प्राधिकारी की शक्ति और इसके प्रक्रिया के संदर्भ में जो प्रावधान है इसको देखेंगे तो यह जो है आपको मिलेगा धारा 21A के अंतर्गत। तो धारा 21 में अगर देखेंगे किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्ति दी गई है, जबकि हमसे पूछ रहा है किराया प्राधिकारी की शक्तियां और उसके जो है प्रक्रिया, तो यह जो है 21 क या 21A के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। लेकिन अगर इसी में आपसे अपील किराया अधिकरण की शक्तियों के बारे में पूछा जाए तो वहां पर जो है आपका उत्तर धारा 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमूना प्रारूप का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो नमूना प्रारूप का प्रावधान जो है यह धारा 22 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराया अधिकारी या किराया प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो किराया प्राधिकारी की नियुक्ति, किराएदारी, करार और किराएदारी की जो कालावधि होगी, उनका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, कहाँ होगा, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 22A के अंतर्गत या 22 क के अंतर्गत दिया गया है। और अध्याय की अगर बात की जाए तो अध्याय 5A है, तो इसके अंतर्गत ही इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किराया प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा? तो किस व्यक्ति को किराया प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो जब हम धारा 22A को देखेंगे तो 22A के अंतर्गत हमको इसका उत्तर मिल जाएगा। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार से अधिकारी के रूप में उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत उपखंड अधिकारी से अनिम्न, अर्थात एसडीएम रैंक का जो अधिकारी होगा उसे ही किराया प्राधिकारी जो है इस अधिनियम के तहत नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किराया प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर किराया अधिकरण के समक्ष की जाएगी? तो यहाँ पर जो ऐसी कोई अपील होती है वह अपील हमेशा किसे की जाएगी? तो किराया अधिकरण के समक्ष की जाएगी। और ऐसी अपील कितने दिन के भीतर होगी? तो धारा 22A का खंड दूसरा को देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रावधान मिलता है कि 60 दिन के भीतर इस प्रकार से जो अपील है वह की जाएगी।
अगला प्रश्न है, किराया प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा यदि किराया अधिकरण के द्वारा इसको क्या किया जाता है, तो ऐसा आदेश जो है वह अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, बशर्ते अगर उसको किराया अधिकारी के द्वारा उलट दिया जाता है, परिवर्तित या रूपांतरित नहीं कर दिया जाता है, तभी वह अंतिम होगा। और अगर अपील में किराया प्राधिकारी के आदेश को किराया अधिकरण के द्वारा अगर उसको उलट दिया जाता है या उसमें चेंज कर दिया जाता है या रूपांतरित कर दिया जाता है, तो वह अंतिम नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो पहला है धारा 22A, किराया प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, तो यह पूरी तरीके से सुमेलित है, यह सही है। दूसरा है किराएदारी की कालावधि, तो किराएदारी की कालावधि कितनी होगी, यह धारा 22C या 22ख के अंतर्गत बताया गया है। और किराएदारी करार के बारे में प्रावधान यह दिया गया है धारा 22ख के अंतर्गत, ये भी सुमेलित है। और प्रतिभूति निक्षेप के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 22D या 22घ के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि 22च के अंतर्गत अर्थात 22F के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है हमसे पूछा गया है, तो चौथा जो विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किराएदारी करार की विशिष्टियां भूस्वामी और किराएदार द्वारा संयुक्त रूप से किसमें विनिर्दिष्ट प्रारूप में किराया प्राधिकारी को संयुक्त जो है संसूचित की जाएगी। तो किराएदारी करार जो हुआ है उस करार के बारे में भूस्वामी और किराएदार इन दोनों व्यक्तियों द्वारा जो उन्होंने करार किया है आपस में, उस करार को किसे बताया जाएगा, तो किराया प्राधिकारी को संसूचित किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। तो यहाँ पर अनुसूची घ के अनुसार या अनुसूची घ के अंतर्गत इस प्रकार से जो बातें हैं इसी अनुसूची के तहत उसको बताया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ से पूर्व सृजित किराएदारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या सही है? तो 2017 के प्रारंभ से पहले की संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला है कि जहाँ पहले से ही लिखित करार किया गया हो वहाँ उसकी विशिष्टि अनुसूची घ में विनिर्दिष्ट रूप से किराया प्राधिकारी को संसूचित की जाएगी, यह बात सही है। दूसरा है कि अगर कोई लिखित में इस प्रकार से करार नहीं किया गया है तो वहाँ भूस्वामी और किराएदार उस किराएदारी के संदर्भ में लिखित करार करेंगे और उसकी विशिष्टियां को अनुसूची घ में निर्दिष्ट प्रारूप में किराया प्राधिकारी को बताएंगे, उसको संसूचित करेंगे, यह भी सही है। और तीसरा है कि जहां भूस्वामी और किराएदार संयुक्त रूप से किराएदारी करार की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या जो उन्होंने आपस में किराए का करार किया है उस किराए के करार के बारे में जो किराया प्राधिकारी है उसको नहीं बताते हैं, उसको संसूचित नहीं करते हैं या उसको विफल रहते हैं, तो वहाँ ऐसा भूस्वामी और किराएदार ऐसी किराएदारी के बारे में पृथक रूप से विशिष्टियां को फाइल करेंगे, अर्थात उसको बताया जाना यहाँ पर अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सभी तीनों कथन है वह सत्य हैं और इसके संदर्भ में प्रावधान जो है आपको धारा 22B के अंतर्गत ही मिलता है। अगला प्रश्न है, जहां किराएदारी के संबंध में कोई लिखित करार नहीं किया गया है वहां निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित करार राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2017 के अधीन कितने समय के भीतर निष्पादित किया जाएगा? तो यह जो है कितने दिन के भीतर या कितने समय के भीतर निष्पादित किया जाएगा? तो यह जो है 1 वर्ष के भीतर इसको निष्पादित किया जाएगा। और इसके संदर्भ में प्रावधान देखेंगे तो धारा 22ख जो है इसी के अंतर्गत जो है यह इसका प्रावधान मिलता है और इसका जो खंड 3 है 22B का जो तीसरा खंड है इसी के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, किराया प्राधिकारी करार की विशिष्टियों की प्रविष्टि के पश्चात पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें जो है वह उसको उपलब्ध कराएगा? तो जो रजिस्ट्री संख्यांक है अर्थात जो पंजीकरण संख्या है वह जो है उसके जो है उपलब्ध कराएगा। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह मिलेगा आपको धारा 22ख के अंतर्गत उपखंड 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किराया प्राधिकारी पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण आवंटन से कितने दिन के भीतर विहित प्रारूप व रीति से इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा? तो जो किराएदारी को रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है किराया प्राधिकारी के समक्ष, तो ऐसी स्थिति में वह रजिस्ट्रीकरण आवंटन से
यहाँ पर समय दिया गया है कि कितने दिन के भीतर वो अपनी साइट पर इसको जो है वेबसाइट पर अपने इसको अपलोड कर देगा। तो 15 दिन के भीतर जो किराए प्राधिकारी है वह किराएदारी के संदर्भ में जो भी बातें हैं उनको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। अगला प्रश्न है किराएदारी की कालावधि के संबंध में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है धारा 22 ख के अंतर्गत या 22 ग या 22 सी के अंतर्गत किराएदार की कालावधि कितनी होगी, कितने समय के लिए कोई किराएदारी की जाएगी, इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है किराएदारी की कालावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? तो पहला है कि समस्त किराएदारियां भूस्वामी और किराएदार के बीच विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए होंगी, अर्थात विनिर्दिष्ट समय के लिए होंगी। यह बात बिल्कुल सही है, जैसा कि आप 22 सी के अंतर्गत प्रावधान देखते हैं। और दूसरा है कि किराएदार किराएदारी के नवीनीकरण या विस्तार के लिए भूस्वामी को प्रस्ताव कर सकेगा, और अगर भूस्वामी उस बात से सहमत हो जाता है तो पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों पर भूस्वामी के साथ जो नया किराएदारी करार किया जा सकता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। और किराएदारी की कालावधि का प्रावधान जो है 22 ग के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर सभी बातें वह सत्य हैं। अगला प्रश्न है यदि नियत अवधि के भीतर किराएदारी समाप्त हो जाती है या उसका नवीनीकरण नहीं किया जाता है या किराए द्वारा परिसर खाली नहीं किया जाता है, वहां किराएदारी अधिकतम कितने मास की कालावधि के लिए मासानुमास के आधार पर वह नवीनीकृत होती रहेगी? तो किराएदार है यह, किराएदार के द्वारा अगर उसको खाली नहीं किया जाता है तो वह अब क्या होगा कि उसमें उसका नवीनीकरण होता रहेगा। तो कितने समय के लिए वह नवीनीकरण होता रहेगा? तो प्रत्येक 6 महीने के लिए उसको माना जाएगा कि उसका नवीनीकरण होता रहता है। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह मिलेगा आपको धारा 22 सी के अंतर्गत। और 22 सी चूंकि किराएदारी की कालावधि के संदर्भ में प्रावधान करती है, तो इसी का जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर अधिकतम 6 मास की कालावधि के लिए मासानुमास आधार पर नवीनीकृत वह जो है समझी जाएगी। तो हर एक महीना जो है वह समझा जाएगा। अगर इस महीना नहीं खाली किया तो वह उस माना जाएगा कि उस महीने के लिए वह नवीनीकरण उसका हो गया है। लेकिन अधिकतम यह 6 महीने तक हो सकता है, 6 महीने बाद उसको खाली ही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है किराया नियंत्रण अधिनियम या संशोधन अधिनियम 2017 वाला है, इसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या है या इसका संक्षिप्त नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें विशेष रूप से आपको यह जो अधिनियम संख्या है इसे ही याद रखना है। तो 2017 में जितने भी कानून बनाए गए होंगे राजस्थान सरकार के द्वारा, उसमें जो 33वां नंबर का कानून था वह राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 था। अगला प्रश्न है कुछ परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण या रिवीजन संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो कुछ परिस्थितियों में या कतिपय मामलों में परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण के संदर्भ में जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 22 घ के अंतर्गत या 22 डी के अंतर्गत। तो वह कौन सी परिस्थितियां होंगी? तो जैसे मान लीजिए वहां पर भूस्वामी है और वह अपने परिसर में सुधार कराना चाहता है या उसके संरचना में परिवर्तन कराना चाहता है, मरम्मत कराना चाहता है, तो इस प्रकार से इस कंडीशन में यहाँ पर जो किराया का पुनरीक्षण होगा, क्योंकि पहले भवन एक सामान्य था, अब उसमें टाइल्स वगैरह लग गई हैं, अच्छे खिड़की दरवाजे ये सारी चीजें लग गई हैं, तो अब उसके अनुसार अब जो है उसका जो किराया है वह बढ़ना चाहिए। उसका पुनरीक्षण करने के बारे में यहाँ पर धारा 22 घ के अंतर्गत प्रावधान मिलता है। अगला प्रश्न है कि जहां भूस्वामी ने किराएदारी के आरंभ के पश्चात किराएदार की सहमति से परिसर में सुधार या कोई परिवर्धन किया है, वहां भूस्वामी के द्वारा बढ़ाया गया किराया कार्य के पूर्ण होने के कितने दिन के पश्चात प्रभावी होगा? तो इस प्रकार से अगर कोई कार्य यह कराता है तो वह निश्चित रूप से उसमें अब क्या होगा, उसका किराए का जो है पुनरीक्षण करा सकता है, अब उसका रिवीजन करा सकता है और किराया अब इसके आधार पर बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि वहाँ भूस्वामी के द्वारा बढ़ाया गया जो किराया है वह कार्य पूरा होने के कितने दिन के बाद प्रभावी होगा? तो वह 1 महीने के बाद ही वह प्रभावी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किराएदार कब किराए में कमी का दावा कर सकता है? तो किराएदार जो है किराए में कमी का दावा कर सकता है, वह कौन सी कंडीशन है? तो धारा 22 डी के अंतर्गत दूसरा खंड देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रावधान मिलेगा कि जहाँ किसी परिसर का किराया करार किए जाने या नियत हो जाने के पश्चात
वास सुविधाओं या अवसान में सेवाओं में कमी कर दी जाती है या उसमें ह्रास हो जाता है। अर्थात जब वास सुविधाओं में कोई कमी होती है या उसमें कोई घटाव हो जाता है, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में किराएदार अब जो है किराए में कमी के लिए दावा कर सकता है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला देखेंगे कि किराए के संबंध में भूस्वामी और किराएदार के बीच विवाद होने पर समाधान हेतु भूस्वामी या किराएदार किराया प्राधिकारी के समक्ष अर्जी फाइल कर सकता है। यह बात सही है। दूसरा है कि किराया प्राधिकारी जिसके समक्ष अर्जी फाइल की जाती है, अब वो क्या करेगा कि दोनों पक्षकारों के बीच में समझौता कराने का प्रयास करेगा। और तीसरा है कि भूस्वामी और किराएदारी के मध्य समझौता न हो पाता है अगर, तो वहां पर अभिलेख पर उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर दोनों पक्षकार को सुन करके समुचित जो है आदेश वह पारित कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी तीनों जो बातें हैं वह सही हैं। अगला प्रश्न है, किराया प्राधिकारी किसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किराएदार के द्वारा संदेय किराया और अन्य प्रभार नियत या पुनरीक्षित करेगा? तो वह कब जो है इसको नियत करेगा या पुनरीक्षित करेगा? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 22 घ के अंतर्गत। पहला विकल्प सही होगा। तो 22 घ के अंतर्गत जो प्रावधान है वह क्या दिया गया है? तो कतिपय परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण, तो पुनरीक्षण के बारे में ही जो प्रावधान है यह इसमें दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे अंग के अंतर्गत जब इस प्रकार से पुनरीक्षण किया जाता है तो किराया प्राधिकारी के द्वारा फिर पुनरीक्षण के बाद फिर किराया नियत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभूति निक्षेप के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो प्रतिभूति का निक्षेप के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 22 एफ या 22 च के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि किसी प्रतिकूल करार के सिवाय 1 मास के किराए के बराबर प्रतिभूति निक्षेप प्रभारित कराना भूस्वामी के लिए विधिपूर्ण होगा। इसका अर्थ यह है कि जब एक व्यक्ति मकान है, यह मकान जो है ए का है, बी किराए के लिए आता है, तो यह एक्स्ट्रा 1 महीने का एक्स्ट्रा किराया जो है यह ये लगेगा कि आप जो है जनवरी से रहना शुरू कर दिए हैं अगर 1 तारीख को, तो सबसे पहले आप 1 तारीख का किराया जनवरी का ही जमा कर दीजिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे महीना पूरा होता जाएगा वो किराया और जमा करते जाते हैं। तो अमूमन यही होता है किसी भी स्थान पर किराए पर मकान लेने पर। अगला प्रश्न है, कितने मास के किराए के बराबर प्रतिभूति निक्षेप प्रभारित करना भूस्वामी के लिए विधिपूर्ण होगा? तो यह जो है 1 मास के लिए विधिपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, परिसर खाली करने के पश्चात प्रतिभूत निक्षेप किराएदार के किसी दायित्व की कितने मास के भीतर उसको दिया जाएगा? तो जब जो उसने 1 महीने का एक्स्ट्रा किराया लिया था मकान मालिक ने, तो जब किराएदार वह अपना मकान खाली करेगा तो इस 1 महीने का जो उसने किराया लिया था उसमें से जो उसका बकाया वगैरह होगा उसको काट लेगा। अगर कोई बकाया नहीं है तो इसको वह उसकी क्या करेगा, वापस कर देगा। तो आगे प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि सम्यक कटौती करने के पश्चात उसको प्रदत्त किया जाएगा, तो कब किया जाएगा, कितने समय के भीतर किया जाएगा? तो 1 महीने के भीतर उसको वापस कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ परिस्थितियों में किराया प्राधिकारी को किराया जमा कराने संबंधी प्रावधान यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो कुछ परिस्थितियों में किराया प्राधिकारी को किराया जमा करने के बारे में प्रावधान जो है यह धारा 22 6 के अंतर्गत दिया गया है। और इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर जो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो किराएदार है वह किराया को भूस्वामी को न दे करके वह किराया प्राधिकारी के पास ले जाकर के उसको जमा कर देता है। अगला प्रश्न है, जहां भूस्वामी किराएदार के द्वारा धारा 5 में निर्दिष्ट तिथि से कोई किराया स्वीकार नहीं करता है या रसीद देने से इनकार करता है, वहां किराएदार उस किराए को जमा कहाँ करेगा? तो किराया अधिकारी के पास या किराया प्राधिकारी के पास जमा कर सकता है। तो ऐसा जो किराया है वह जमा कर सकता है। कितना जमा कर सकता है? क्या पूरा किराया जमा कर सकता है या उसका कुछ भाग जमा कर सकता है? तो कालिकतः या कुछ समय के लिए उसको जमा कर सकता है, जब तक कि भूस्वामी उसको स्वीकार नहीं करता। तो जब भूस्वामी उस किराए को स्वीकार करने लगेगा तो फिर वह उसको इनके पास जमा नहीं करेगा बल्कि डायरेक्ट भूस्वामी को दे देगा। अगला प्रश्न है, जहां कहीं भी किसी मामले में उस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में जिसे किराया संदेह है को कोई सद्भाविक संदेह है, वहां किराएदार के द्वारा किराया किसके पास जमा किया जाएगा? तो किराया प्राधिकारी के पास ये किराया जमा किया जाएगा।
अगला प्रश्न है सत्य कथन चुनिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है इसको देखना है। पहला है किराया प्राधिकारी ऐसा किराया जमा होने पर मामले का अनुसंधान करेगा और मामले के तथ्यों पर आधारित आदेश पारित करेगा। यह बात सही है। दूसरा है जमा कराए गए किराए की रकम का लेखा जोखा ऐसी रीत से रखा जाएगा जो कि विहित किया जाए। यह भी सही है। तीसरा है कि भूस्वामी या अन्य विधिपूर्ण दावेदार को किराया ऐसी रीत से जो विहित की जाए संदाय करने के लिए संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि इसमें सभी कथन सही है। इसका अर्थ यह है कि किराया प्राधिकारी के पास किराया तब जमा किया जाता है जबकि भूस्वामी किराए को स्वीकार नहीं करता है या उसको किराया दिया तो जा रहा है लेकिन वह उसकी रसीद नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो किराएदार है वह अब किराया सीधे किराया प्राधिकारी को देगा और किराया प्राधिकारी फिर जो है उस किराए को भूस्वामी को दे देता है। तो यहाँ पर इसका संदर्भ में तीनों जो कथन है वह सही है। अगला प्रश्न है किराएदार के द्वारा उपभोग की जाने वाली सुख सुविधाओं को भूस्वामी द्वारा बंद या विधारित नहीं किए जाने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 23 को देखेंगे तो धारा 23 के अंतर्गत जो है यहाँ पर धारा 23 है तीसरा विकल्प धारा 23। तो इसमें यह बताया गया है कि किराएदार के द्वारा उपभोग की जाने वाली जो सुख सुविधाएं हैं उनको भूस्वामी बंद नहीं करेगा या उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा करेगा जब तक कि किराया प्राधिकारी अनुमति न दे। अगर किराया प्राधिकारी अनुमति दे देता है तब वहां पर उसको बंद भी किया जा सकता है या उसको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भूस्वामी या उसकी ओर से कार्य करने के लिए तात्पर्य व्यक्ति किराएदार को प्रदत्त सुख सुविधाओं को किसकी आज्ञा से विधारित कर सकता है। तो धारा 23 को ही देखेंगे तो इसी के अंतर्गत यह प्रावधान आपको मिल जाएगा कि भूस्वामी ऐसी सुख सुविधाओं को किराया प्राधिकारी की अनुमति से उसको या उसकी अनुज्ञा से उसको बंद कर सकता है या उसको विधारित कर सकता है। अगला प्रश्न है क्या किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 23 के जांच के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है या पारित कर सकता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी करने के बाद यहाँ पर जो अंतरिम आदेश है उसको पारित किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया जाएगा तो किराया प्राधिकारी के द्वारा यहाँ पर प्राधिकारी होना चाहिए। तो किराया प्राधिकारी के द्वारा इस प्रकार से अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किराया प्राधिकारी धारा 23 के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करेगा। तो कार्यवाहियों का संचालन वह किस प्रकार से करेगा तो धारा 23 के अंतर्गत देखेंगे खंड 4 को। तो यहाँ पर इसका प्रावधान मिलता है कि ऐसा जो संचालन है वह संक्षिप्त रीति से किया जाएगा और इसका निपटारा 60 दिन के भीतर जो है इसका निपटारा किया जाएगा। तो धारा 23 के अधीन जो सुख सुविधाओं को भूस्वामी के द्वारा बंद या विधारित किए जाने के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो उस मामले का जो संचालन है वह तेजी से और संक्षिप्त रूप से किया जाएगा और 60 दिन के अंतर उसको निपटाया जाएगा। अगला प्रश्न है किराएदार और भूस्वामी के कर्तव्य संबंधी जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है। यह कर्तव्य जो है उनके बताए गए हैं धारा 24 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है एक वर्ष में वार्षिक किराए के कितने प्रतिशत तक का व्यय अंतर्वलित करने वाली आवश्यक मरम्मत किराएदार के द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर कराई जाएगी। तो यहाँ पर जो किराएदार है वह अपने स्वयं के खर्चे पर उस मकान के अंतर्गत जो है वह मरम्मत आदि करा सकता है। तो जब इस प्रकार से वह मरम्मत कराता है तो वहां पर उसको उसका जो आवश्यक मरम्मत किराएदार के द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर कराया जाएगा। तो कितने जो किराया है उसके कितने प्रतिशत तक का तो 5% तक का ही उसका जो मरम्मत है वह कराया जाएगा। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 24 के अंतर्गत खंड 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न है भूस्वामी के द्वारा नोटिस प्राप्ति की तारीख से कितने दिन के भीतर आवश्यक मरम्मत की उपेक्षा करने पर किराएदार मरम्मत कराने की अनुज्ञा के लिए किराया प्राधिकारी से समावेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो इसका अर्थ यह है कि अगर उस मकान में या उस स्थान पर कोई त्रुटि है या कोई टूट फूट है और उसको उसका मरम्मत कराने के लिए जो किराएदार है वह नोटिस देता है भूस्वामी को और भूस्वामी जो है 15 दिन के भीतर उसका मरम्मत नहीं कराता है तो ऐसी स्थिति में जो किराएदार है वह अपने खर्च से जो है उसका मरम्मत करा सकता है। लेकिन वह खर्च कितना होगा तो जो जितना किराए की धनराशि है उसका 5% होगा।
अगला प्रश्न है, धारा 23 या धारा 24 के अधीन लंबित कार्यवाहियों का निपटारा संबंधी प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो यह प्रावधान दिया गया है धारा 24A के अंतर्गत। तो धारा 23 के अंतर्गत आपने देखा कि किराएदार के द्वारा उपभोग की जाने वाली सुख सुविधाओं को भूस्वामी के द्वारा अगर बंद किया जाता है तो उसके संदर्भ में कोई विवाद है तो उसका निपटारा, और 24 के अंतर्गत भूस्वामी और किराएदार के जो कर्तव्य हैं उसके संदर्भ में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निपटारा है यह धारा 24A के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ की तारीख से किस धारा के अधीन किराया अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियां जारी रहेंगी तथा किराया अधिकरण उन पर समुचित आदेश पारित कर सकता है? तो यहाँ पर जो है यह किस धारा के अंतर्गत पूछा जा रहा है? तो धारा 23 और धारा 24 इन दोनों के अंतर्गत जो भी मामले थे चल रहे थे पहले से ही वह चालू रहेंगी, जारी रहेंगी, और उसके आधार पर जो है उसका समुचित आदेश पारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किराएदार को कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देने के पश्चात भूस्वामी को उसके द्वारा किराए पर दिए गए परीक्षण का निरीक्षण दिन में करने का अधिकार होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो भूस्वामी है जिसने अपना मकान किराए पर दिया हुआ है किराएदार को, और वह भूस्वामी अपने उस मकान का, उस कमरे का निरीक्षण करना चाहता है, तो वह क्या करेगा? सबसे पहले इस बात की जो है 7 दिन पहले सूचना देगा किराएदार को कि हम आपके यहाँ इस तारीख को आकर के निरीक्षण करना चाहते हैं। और ऐसा निरीक्षण जो है केवल और केवल दिन में किया जा सकता है, रात को नहीं किया जा सकता। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। और आगे एक बात और बताई गई है कि ऐसा जब निरीक्षण किया जाता है तो 3 माह में एक बार, इससे 1 माह में 2 माह में नहीं किया जा सकता, बल्कि कम से कम एक बार अगर निरीक्षण किया गया तो उसके बाद कम से कम 3 महीने बाद ही वह निरीक्षण कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, परिसर का निरीक्षण करने संबंधी जो प्रावधान है कहाँ दिया गया है? तो आपने देखा धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अपील किराया अधिकरण तथा किराया अधिकरण का जो पीठासीन अधिकारी किसके प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे? तो अधिकरण के सदस्य और कर्मचारी जो है यह लोक सेवक होंगे। पहली बात यह ध्यान रहे कि यह क्या होंगे? लोक सेवक होंगे। और धारा 26 के अंतर्गत जो दूसरा खंड आप देखेंगे तो 26 का दूसरा खंड, इसमें यह बताया गया है कि इस प्रकार के जो लोक सेवक हैं किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और अनुशासनिक जो नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तो ध्यान रखें, धारा 26 का खंड 2। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। तो इसमें कौन सा जो कथन है वह सत्य है, इसको देखना है। तो पहला इसमें है कि किराया अधिकरण तथा अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे, यह सही है। दूसरा है कि इसके जो सदस्य हैं और कर्मचारी हैं यह भारतीय दंड संहिता, अब वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत यह क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे, यह बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन के किराया अधिकरणों पर अधीक्षण और नियंत्रण करने की साधारण शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ पर जो सभी बातें हैं वह सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भूस्वामी के द्वारा किराए पर दिए गए परिसर का निरीक्षण कितने मास में एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा? तो आपने धारा 25 के अंतर्गत देखा कि 3 महीने में एक बार ही किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण के लिपिक वर्गीय कर्मचारी किससे शासित होंगे? तो जो किराया अधिकरण और जो अपील किराया अधिकरण के जो लिपिक हैं या जो क्लर्क लेवल के कर्मचारी हैं वह किसके अधीन कार्य करेंगे? तो ऐसे जो कर्मचारी हैं यह राजस्थान न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 का है, इसी के अधीन वह जो है कर्मचारी होंगे और इसी अधिनियम के द्वारा वह शासित होंगे। और यह बताया गया धारा 26 के अंतर्गत खंड 4 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 के नियमों के प्रयोजन के लिए अपील किराया अधिकरण समझे जाएंगे, यह क्या समझे जाएंगे? तो धारा 26 को देखेंगे खंड 4 को, यहाँ पर उत्तर इसका मिल जाएगा कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि लिपिक वर्गीय कर्मचारी राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिक वर्गीय नियम के द्वारा शासित होंगे और इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह अपील किराया अधिकरण जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय समझे जाएंगे।
तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण के जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं वह किस नियम से शासित होंगे? क्योंकि आपने क्लर्कों को देखा कि जो क्लर्क होंगे वह 1986 का जो नियम है उससे शासित होंगे, लेकिन जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं वह 1999 का जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम है 1999 का, इससे शासित होंगे। अगला प्रश्न है, किराया प्राधिकारी का लोक सेवक होना और कार्यवाहियों का संरक्षण के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो जो किराया प्राधिकारी होंगे वह लोक सेवक होंगे, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 26A के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, परिसीमा संबंधी प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो परिसीमा के बारे में प्रावधान जो है धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोर्ट फीस संबंधी प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो कोर्ट फीस या न्यायालय फीस के बारे में प्रावधान जो है धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 23 अंग के अधीन किसी आवेदन पर या धारा 23-24 के अधीन किसी अर्जी पर या ऐसे अर्जी के विरुद्ध अपील पर जो है कितनी न्यायालय फीस देय होगी, कितनी कोर्ट फीस देय होगी? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह आपको मिलेगा धारा 28 के अंतर्गत ही खंड 3 के अंतर्गत, और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार की जो कोर्ट फीस होगी वह 100 रुपये देय होगी। तो यह जो है धारा 28 के अंतर्गत जो कि चूंकि कोर्ट फीस के बारे में प्रावधान किया गया है, तो इसी में यह बताया गया है कि यहाँ पर जो है 100 रुपये कोर्ट फीस होगी। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि धारा 6 या धारा 7 के अधीन जो कि पुनरीक्षण किराए के पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान करता है, वहां पर कोर्ट फीस कितनी होगी? तो वहां पर जो कोर्ट फीस होगी वह 250 रुपये होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुल 150 प्रश्नों को कवर किया है, और निश्चित रूप से यह आपका जो वीडियो है ये पूरी तरीके से आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आप इसके प्रत्येक प्रश्नों को 2 से 3 बार अगर आपने देखा तो निश्चित रूप से आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और पूरे प्रोविजन को आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको ज्वाइन भी कीजिए, और इसको अधिकतम लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।